नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की भी हम यहाँ पे जो है वो चर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 364 नंबर की जो है वो क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड सीटी स्कैन और एमआरआई। बहुत सारे बच्चे जो है वो इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि सर सीटी स्कैन एमआरआई बता दीजिए, दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है या किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीज़ें काम करती है, देन क्या क्या इंडिकेशन जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। मतलब कुल मिला के जो हमारे पास में टॉपिक है 364 नंबर का सीटी स्कैन और एमआरआई, ये सारा का सारा जो है वो बच्चों की फरमाइश पे जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, लेकिन बच्चों ने बेसिकली जो है वो नॉलेज की बिहाफ पे जो है वो इनको जो है वो टॉपिक को चुना है। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम पे जो है बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं कि सीटी स्कैन और एमआरआई करवा दीजिए, उन बच्चों के लिए ये आज का टॉपिक जो है वो डेडिकेटेड है। और वैसे भी ये हमारे पास में इस साल का जो है वो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जो कि 364 नंबर की क्लास के रूप में उभर के आया है। इसको हम यहाँ पे जो है वो पूरा करेंगे और बच्चों की फरमाइश जो है हम यहाँ पे पूरी करेंगे। तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आगे चलाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार के और कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटी मैं चीज को बताऊं दोस्तों, कि क्वेश्चन तो चलो आते ही आते हैं, लेकिन नॉलेज की बिहाफ पे भी हमें जो चीज जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि सीईसीटी में जो है वो हम क्या चीज़ों की सावधानी रखते हैं, या फिर जो है वो कॉन्ट्रास्ट इम्बल्जेंस एमआरआई जो है वो क्या होती है, जब हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो कौन सा टेस्ट जो है वो हमें करवाना मैंडेटरी होता है। देन क्या इंडिकेशन जो हो हमारे पास में सीटी स्कैन के होते हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो हो हमारे पास में सीटी स्कैन के होते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन में बेसिकली जो है वो कौन सा किस प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो है वो काम करता है, किसमें रेडिएशन आती है, किसमें जो है वो नहीं आती है, कितने जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो एमआरआई में जो है वो काम आता है। देन क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो एग्जाम में बहुत बहुत बार जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सा जो है वो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन में यूज आता है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट जो है हमारे पास में एमआरआई के अंदर यूज में आता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में एग्जाम में पूछे जाते हैं। और न सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से, बल्कि आप कल को जो है वो नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, देन हॉस्पिटल में काम करोगे, तो बेसिकली मोटा मोटी चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आपने एक पेशेंट को भेजा, देन उसके ऊपर सिंपली लिखा हुआ है कि इसका जो है वो सीईसीटी करवाना है या सीईएमआरआई जो है वो करवाना है। आपने देखा, देन उसके बाद आपने सडनली, आप ऐसा देखते ही जो है वो किसको चेक करोगे फिर? तो आपको जब नॉलेज होगा तो आप सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में केएफटी को चेक करोगे, किडनी फंक्शन टेस्ट को चेक करोगे। और किडनी फंक्शन टेस्ट में आप देखोगे कि उस क्लाइंट का जो है वो सीरम क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कितना, सॉरी, यूरिन क्रिएटिनिन लेवल जो है वो कितना है। क्यों? क्योंकि अगर क्रिएटिनिन लेवल हमारे पास में एबनॉर्मल होगा ना, तो इस क्लाइंट की कभी भी जो है वो सीईएमआरआई या सीईसीटी नहीं हो सकती। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट जब हम डालते हैं तो उस कॉन्ट्रास्ट को बॉडी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकालना होता है, और वो बॉडी से हमारे पास में बॉडी से तभी बाहर निकलेगा जब हमारी किडनी सही तरीके से काम करेगी, तभी हो पाएगा। ठीक है? तो ये कुछ जैसे छोटी छोटी चीजें जानकारी है, वो हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे जैसे एमआरआई करवाते हैं, तो एमआरआई में इतना जो है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है, कि अगर आपके पास में छोटा सा भी कोई जो है वो मेटल का कोई चीज़ है, चाहे वो हमारे पास में जो हो पेसमेकर हो, या कोई स्टेंट डला हुआ हो, या कोई भी मेटेलिक कोक्लियर इम्प्लांट हो, या किसी के जो है वो रोड या प्लेट डली हुई हो बॉडी में, तो उसका कभी भी जो है वो एमआरआई पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट जो है वो आप पेशेंट से मंगा के रखोगे? ठीक है भाई, सीटी लगा रहे हैं तो कौन सा लगाओगे? तो ये सब चीजें एग्जाम में जो पूछ जाती है। हम आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम दोनों दो है वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास में पहले हम जो है वो सीटी स्कैन पढ़ेंगे, देन उसके बाद हाफ क्लास के बाद में जो है वो एमआरआई पढ़ेंगे। और सीटी स्कैन में जो है वो हमारे पास में सबसे पहले हम जो है वो इसके इंट्रोडक्शन, देन उसके प्रिंसिपल, कौन कौन से टाइप होते हैं, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से सिस्टम में क्या क्या चीजें जो हो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या इंडिकेशन होती है, क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है,
एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी होती है, देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो हमारे पास में क्या होती है, सीटी स्कैन एमआरआई में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें जो हम देखेंगे। देन उसके बाद सेम चीज एमआरआई में हम देखेंगे, एमआरआई किस तरीके से जो है वो काम करती है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसके टाइप है, कौन कौन से सिस्टम में हमें क्या क्या चीजें देखने को जो हो मिलती है, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, और इस टॉपिक को जो है वो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो चलो चलते हैं साल के लास्ट दिन में और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। फुल फॉर्म भी जो है वो सीटी स्कैन की काफी बार जो हो पूछी गई है, आपका सिंपली आ जाएगा कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, इसको हम बोलते हैं सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारे पास में सीटी स्कैन, मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन। अब सबसे पहले जो है हम इसको बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन उसके बाद इसके प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल मैं दोनों को एक ही लाइन में बताना चाहूंगा जिससे आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो उसमें हमारे पास में ये आता है कि सीटी में हमारे पास में बेसिकली क्या होता है कि इसमें अलग अलग एयरलाइन से जो है वो बहुत सारे एक्सरे निकाले जाते हैं, एक तरीके से मतलब रेडिएशन यूज होती है, ठीक है। और वो रेडिएशन जो है वो हमारे पास में उसके अलग अलग प्लेन से जो है वो एक्सरे निकाल देते हैं, बहुत छोटे छोटे स्लाइड में, रोटेशनल में, अलग अलग। एक्सरे में हमें क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें 2 डायमेंशन मिलता है, 2 डायमेंशन मतलब फ्रंट का और पीछे का जो है वो डायमेंशन मिल गया। लेकिन साइड से, बाजू से कैसे क्या चीज हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि मैं एक्सरे करवाने गया, तो एक्सरे करवाने गया तो अगर मैं इस पेन को, या वो एक मीम्स नहीं था कि कॉकरोच जो हो वो दिखाई दिया जो हमारे पास में चेस्ट के अंदर, जबकि वो मशीन के अंदर था, ठीक उसी तरीके से यूं समझ लो कि जैसे मान लो कोई पिन है और मैं यहां पे उसको टच करूं, एक्सरे लूंगा, तो वो हम देख नहीं पाएंगे कि वो पिन एक्चुअली लंग्स के बाहर है या लंग्स के बीच में है या पीछे की साइड में है, वो हमें बिल्कुल बीच में जो है वो दिखाई देगी। अगर मैं ऐसे पिन करके एक्सरे करवा लूं तो वो पिन हमें दिखाई देगी, लेकिन हम उसका ये नहीं बता सकते कि वो पिन कहां पे है। लेकिन यही चीज अगर मैं सीटी स्कैन करवाऊंगा तो हमें सारे प्लेन में दिख जाएगा कि ये जो है वो हमारे पास में इससे कितनी बाहर है, वो सारी चीजें जो है वो दिख जाएगी। तो सीटी जो है हमारे पास में बेसिकली ये हमारे पास में एक्सरे प्लस कंप्यूटर प्लस टोमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन जो है उसको तीनों को मिला के जो है वो किया जाता है। मतलब बहुत सारे एक्सरे, उसको एक स्लाइड के रूप में लेना, कंप्यूटर की सहायता से ये सारी चीजें होता है सीटी स्कैन। बेसिक प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है, तो जो हमारे पास में सीटी स्कैन करता है तो वो होगा एक्सरे के बेसिस पे, और जो एमआरआई होता है वो होता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के आधार पे। तो इस तरीके से जो हमारे पास में कार्य करता है। तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये चीज आती है, सीटी यूजेज नेरो कोलिमेटेड एक्सरे बीम दैट रोटेट अराउंड द पेशेंट। यानी कि सीटी स्कैन के अंदर हम क्या करते हैं, सीटी के अंदर जो हम यूज करते हैं किसका, नेरो कोलिमेटेड एक्सरे बीम का जो हम यूज करते हैं, और वो एक्सरे बीम जो है वो अराउंड द पेशेंट, हमारे पेशेंट जो मतलब पेशेंट जो होता है उसके चारों तरफ जो है वो रोटेट करती है। एंड क्या करती है, डिटेक्टर्स मेजर्स द एट्यूनेशन एब्जॉर्वेशन ऑफ एक्सरे बाय द टिश्यू। अब एक्सरे छोड़ रहा है, अब वो टिश्यू हमारे पास में उस एक्सरे को कैसे जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है। अलग अलग चीजें आती है, ठीक है। कुछ जो है वो मतलब जैसे हमारे पास में एयर करें वो अलग एब्जॉर्व करती है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो उस एक्सरे को अलग तरीके से एब्जॉर्व करता है, जो हार्ड टिश्यू है वो उसको अलग तरीके से एब्जॉर्व करता है, जो बोन है वो उसको अलग तरीके से एब्जॉर्व करता है। तो जो हमारे पास में एक्सरे रेज थी उसको अलग अलग जो है वो एरिया आते हैं, या अलग अलग जो है हमारे पास में चीजें आती है वो अलग अलग तरीके से जो है मेजर करती है और उसको जो है वो डिटेक्ट करती है। एंड कंप्यूटर reconstructed cross-sectional image using the mathematically algorithm Fourier transformation filtered back projection। ठीक है, यानी कि अब जो हमारे पास में अलग अलग क्रॉस सेक्शनल के रूप में जो है वो हम इसको एल्गोरिदम के रूप में जो है वो कलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद जो हो पूरी फिल्म बनाते हैं। एंड ईच पिक्सल आर असाइंड टू HU बेस्ड डेंसिटी, यानी कि हाउसफील्ड यूनिट। ठीक है, तो ये हाउसफील्ड जो यूनिट है उसके बिहाफ पे कितनी हाउसफील्ड जो है वो ऑब्जर्व कर चुकी है, कितनी जो है वो नहीं कर चुकी है। तो ये जो हमारे पास में हाउसफील्ड यूनिट है, हर चीज की यूनिट होती है, ठीक है।
चलने की जैसे किलोमीटर होता है, दूध नापने की जो है वो हमारे पास में लीटर होती है, किसी चीज़ को चेक करने के सेंटीमीटर होती है। ऐसे हमारे पास में जो एक्सरे कितना एब्जॉर्ब हो चुका है किस तरीके से, उसकी भी हमारे पास में यूनिट है और उसको हम हाउसफील्ड यूनिट के नाम से जो है वो जानते हैं। और ये जो हाउसफील्ड यूनिट है वो बेस्ड होती है हमारे पास में डेंसिटी, ठीक है। ये किसके ऊपर जो है वो होती है हमारे पास में डेंसिटी। अब ये डेंसिटी अलग अलग होती है, जैसे एयर की डेंसिटी -1000 होती है, ठीक है। टिश्यू की डेंसिटी जो हमारे पास में, या वाटर की डेंसिटी जो है वो 0 होती है। सॉफ्ट टिश्यू की हमारे पास -50 टू 100 होती है। तो इस तरीके से हर टिश्यू की जो है वो डेंसिटी अलग होती है, और ये डेंसिटी जो है वो कितनी होती है, इसी के आधार पे जो है वो हमारे पास में एक्सरे की जो है वो फिल्म निकाली जाती है। जैसे हाउसफील्ड यूनिट स्केल की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो सीटी स्कैन है उसकी यूनिट क्या है, वो होती है हाउसफील्ड। ऐसे हमारे पास में जो एमआरआई हो उसकी होती है टेस्ला, कितने टेस्ला, कितना मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो हमारे पास में क्रिएट कर सकती है। तो आपने देखा होगा जब एमआरआई करते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि हमारे पास में 1 टेस्ला की मशीन है, कोई कहता है हमारे पास में 1.5 टेस्ला की मशीन है, कोई कहता है हमारे पास में 3 टेस्ला की मशीन है। तो जितना ज्यादा टेस्ला बढ़ता जाएगा उतना मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उतनी ही अच्छी आएगी। जिस तरीके से मोबाइल का कहते हैं ना कि इतना पिक्सल का कैमरा, इतना पिक्सल का, तो वो सारी चीजें ऐसे हमारे पास में इसकी जो सीटी स्कैन की यूनिट होती है वो होती है हाउसफील्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एयर की जो हमारे पास में हाउसफील्ड यूनिट है -1000, फेट की लगभग जो हमारे पास में -50 टू -100 होती है, वाटर की जो हमारे पास में हाउसफील्ड होती है वो 0 होती है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू के हमारे पास में +20 टू जो है वो +60 होती है, बोन की जो हमारे पास में +40 टू 100 होती है, मेटल की जो हमारे पास में 2000 से ज्यादा होती है। आप सिंपली इसको ये करो समझने के तरीके से, जो मैंने अपने तरीके से समझा है कि कोई भी चीज मान लो कि कितना उसमें पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है, कोई भी चीज कितना पेनिट्रेट कर सकता है उसी हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर में वो जितना पेनिट्रेट करेगा उसको हमने 0 दिया। अब हवा में तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है इसलिए बहुत पेनिट्रेट कर देगा, इसलिए ये आ गया हमारे पास में -1000। फेट है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ है, तो इसमें -100 टू -50 आ गया। सॉफ्ट टिश्यू है तो उसमें भाई एक तो फेट है, फेट तो बिल्कुल सीधी सीधी है, थोड़े से टेम्परेचर पे जो हो पिघल जाती है। सॉफ्ट टिश्यू है उसमें +260, बोन है 400 से 1000, मेटल है और ज्यादा हार्ड हो गया तो उसमें और पेनिट्रेशन कैपेसिटी और कम हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप जो हो बेसिकली याद रख लो, मेन जो पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है वाटर और एयर का, ये तो याद रख लो। वाटर का 0, एयर का -1000। बाकी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे और अपनी चीजों को देखोगे कि कोई भी चीज है उसमें कितना पेनिट्रेशन कर सकता है, कितना उसकी भेदन क्षमता, उस हिसाब से जो है वो चीजें निकल के आती है। तो ये हो गया हाउसहोल्ड स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में टाइप ऑफ सिटी सिस्टम, ठीक है। टाइप ऑफ सिटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें आती है, कौन कौन सी जो है वो सिटी स्कैन होती है। तो मैं कहूंगा कि ये अलग अलग सिटी है, आप इसको पढ़ लो, एग्जाम में ये बेसिकली जो हो नहीं पूछा था। एग्जाम में या आगे नॉलेज के हिसाब से देखो तो सिटी स्कैन बेसिकली जो है वो 2 तरीके की होती है। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास में सिटी, प्लेन सिटी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लेन सिटी बोलेंगे, जिसमें कोई कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं लेते। सेकंड आता हमारे पास में इस प्लेन सिटी का दूसरा नाम होता है एनसीसीटी, आपने सुना होगा एनसीसीटी हेड करवाते हैं, तो नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास में सीईसीटी, ठीक है, दूसरा क्या आता है सीईसीटी, ये क्या आता है हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिंपली अगर मैं बताऊं दोनों को, तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि क्लाइंट को कोई भी कॉन्ट्रास्ट जो है वो नहीं दिया जाता है। कोई भी जो कॉन्ट्रास्ट क्यों दिया जाता है, एक्चुअली कॉन्ट्रास्ट से कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हमें दिख जाती है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सिग्निफिकेंस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे पास में हम करते हैं, जब क्या लेते हैं फोटो, जब हम लेते हैं तो अगर लाइटें वाइटें अगर अच्छी होती है तो उस हिसाब से जो है वो हमारे पास में पिक्चर अच्छी आती है, लाइट के साइड में जो हो पिक्चर अच्छी आती है। वही ऐसा होता है हमारे पास में नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी का मतलब होता है जहां पे हम कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं करें, जिसको बोलते हैं एनसीसीटी। अब एनसीसीटी के हमारे पास में आजकल जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग वो डॉक्टर्स होते हैं, वो सारे एनसीसीटी नहीं करवाते, सीसीटी करवाते हैं। कारण एक तो सीसीटी से क्या होगा कि उनको विजुअलाइजेशन अच्छी तरीके से होगा, और पेशेंट का पॉकेट भी तो जो है वो हल्का होगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे तो कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा।
बाकी नॉर्मली जहाँ तक हो सके क्लाइंट को जो हो एनसीसीटी करवाना चाहिए, उसका नुकसान भी कम है। और एनसीसीटी कब करवाते हैं? एनसीसीटी सिर्फ एक ही कंडीशन में करवाते हैं, जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करी है या जो क्रिएटिनिन लेवल है वो हमारे पास में जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ही हम एनसीसीटी करवाते हैं, क्योंकि फिर सीईसीटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट जो डालेंगे उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए फिर उसमें जो है वो हम एनसीसीटी करवाते हैं। तो मेजर आपको जो हो क्लासिफिकेशन प्लेन सीटी जिसको हम एनसीसीटी कहते हैं, और सीईसीटी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट इमिटेड कंप्यूटर टोमोग्राफी। बाकी अदर सीटी जो है वो कौन कौन सी होती है इसको हम ले लेते हैं, सिर्फ नाम ध्यान रख लीजिएगा। पहली चीज आ गई हमारे पास में कन्वेंशनल सीटी, ठीक है। सेकंड आगे स्पाइरल और हेलिकल सीटी, मतलब स्पाइरल रूप में चलती है। नेक्स्ट आगे मल्टी डिटेक्टर सीटी, मतलब इसमें बहुत सारे डिटेक्टर जो है वो काम में आते हैं, बहुत मल्टीपल जो है वो डिटेक्टर काम में आएंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूअल एनर्जी सीटी। ड्यूअल एनर्जी सीटी मतलब अलग अलग दो तरीके की जो है वो एक्सरे इंजन इसमें काम करते हैं, एक्सरे एनर्जी जो है वो काम करती है। नेक्स्ट आती है HRCT, ठीक है, हाई रेजुलेशन सिटी, ठीक है। HRCT ये जरूर आपने सुनी होगी, थिन स्लाइस फॉर लंग इमेजिंग। HRCT बेसिकली जो है वो लंग्स के लिए जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीटी एंजियोग्राफी, CTA जिसको हम कहते हैं, सीटी एंजियोग्राफी। ये जो हम कॉन्ट्रास्ट बेस्ड वेस्कुलर इमेजिंग करवाते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट जो है वो डाला जाता है। और लास्ट वन आ गए सीटी परफ्यूजन। ये होता है हमारे पास में मेजर ब्लड फ्लो इन द टिश्यू, किसी भी टिश्यू के अंदर कितना ब्लड जो है वो जा रहा है, ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा जो बेसिकली काम में आता है, ठीक है, तो वो आती है हमारे पास में HRCT, देन सीटी एंजियोग्राफी एंड सीटी परफ्यूजन। ये तीनों जो है वो सबसे ज्यादा काम में आती है। बाकी नाम आपको पता होना चाहिए, कल को कोई भी बच्चा ये नहीं कह दे कि यार ये सीटी कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीटी स्कैन प्रोसीजर जो है वो हम कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें जो है वो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है इसको ले लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे पास में प्री प्रोसीजर। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पे या बहुत सारे आप लोग जो है वो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम सीटी स्कैन के पेशेंट को जो है वो तैयार करते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आती है चेक आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जो भी हम पेशेंट को तैयार करें उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो चेक करते हैं कि जो पेशेंट हमने बुलाया, जैसे नॉर्मली हमने कहा कि चलो राधा देवी आ जाओ, पता चले उस वार्ड में 3 राधा देवी थी, ठीक है, और जिसका करवाना था, या 2 राधा देवी थी, जिसका करवाना था वो सोई हुई थी, और जिसको नहीं करवाना था वो निकल के आ गई है। ठीक है, हाँ मैं राधा देवी, आपने पूछा राधा देवी, बोला हाँ राधा देवी, ठीक है, चलो सीटी स्कैन करवाने। तो सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो चेक करते हैं, सॉरी, इंडिकेशन जो हो चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी चेक करते हैं और इंडिकेशन भी जो हो वो हम चेक करते हैं। इंडिकेशन में हम देते हैं कि सीटी स्कैन जो हो वो क्यों करवाया है, और सीटी स्कैन में भी जो हो वो कौन सा करवाया हुआ है। HRCT आइडेंटिफिकेशन भी चेक करते हैं, चलो इनडायरेक्टली वो चीज निकल गई, पर आइडेंटिफिकेशन भी चेक करते हैं एंड इंडिकेशन भी। HRCT है या CCT है, या फिर जो हो हमारे पास में जो है वो दैट इज कल NCCT है, क्या इंडिकेशन है और कौन सी सीटी करवाते हैं, वो सारी चीज देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ एलर्जी टू आयोडीन कॉन्ट्रास्ट। अगर किसी भी क्लाइंट को, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास में एग्जाम में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको जो है वो ध्यान में रखना। अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी है तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट नहीं करवाते हैं। ऐसे हमारे पास में जब एंजियोग्राफी करवाते हैं तो उसमें स्पेशली देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन को आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है। अगर आयोडीन से एलर्जी है तो हम CECT जो है वो नहीं करवाते हैं, या जहां कहीं पे भी हमें कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें हैं वो नहीं करते, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें आयोडीन आता है। अभी कॉन्ट्रास्ट आएगा हमारे पास में कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट आता है, उसमें आयोडीन जो है वो आता है। तो हिस्ट्री चेक करते हैं, हिस्ट्री में चेक करते हैं कि उसको आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है। काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया, अगर आयोडीन से एलर्जी है तो फिर उसको हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेस रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन चेक करते हैं जिसमें हमारे पास में सीरम क्रिएटिनिन लेवल एंड EGFR चेक करते हैं। अब ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास में सीरम क्रिएटिनिन मतलब जो हमारे पास में जो है वो सिक्रेटरी क्रिएटिनिन जो हो चेक करते हैं। आपको पता है 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो हमारे पास में क्रिएटिनिन लेवल जो है वो होता है। अगर इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में वो जो चीजें हैं, ठीक है, किडनी सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही है, और किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो हमारे पास में जो हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे वो हम सही तरीके से नहीं करेंगे। EGFR का मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, ये चीज।
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट भी हम चेक करते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि नॉर्मली जीएफआर जो है हमारे पास में कितनी होती है, 120 ml पर मिनट होती है। ठीक है, मान लो किसी का क्लाइंट का जो है वो क्रिएटिनिन लेवल तो ठीक है, ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल ठीक है, लेकिन उसका जीएफआर कम है, तो एस्टिमेटेड जीएफआर लेवल की चेक करें, अगर हमारे पास में 30 ml पर मिनट से अगर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम कॉन्ट्रास्ट वाली चीजें जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड जीएफआर एंड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हम चेक करते हैं, जिसका मैं बार बार जो है वो जिक्र कर रहा हूँ। ये भी एग्जाम में जो हो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों चीजें बता दी, क्रिएटिनिन लेवल 0.6 से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर 2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो हम नहीं करवाते हैं। एंड एस्टिमेटेड जीएफआर की बात करें तो उसमें हमारे पास में अगर 30 ml पर मिनट से भी अगर कम आ रहा है तो हम उसमें नहीं करवाते हैं। देन नेक्स्ट वन आता है फास्टिंग फॉर 4 to 6 आवर इफ कॉन्ट्रास्ट इज यूज। अगर कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं तो हमें कम से कम 4 से 6 घंटे पहले जो हो फास्टिंग होनी चाहिए। अगर कॉन्ट्रास्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खाना खाए हुए हैं या नहीं खाए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिमूव मेटल ऑब्जेक्ट। हालांकि मेटल ऑब्जेक्ट जो हो उनको रिमूव करना चाहिए क्योंकि दे कोज आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो रिजल्ट आते हैं ना उसको गड़बड़ा देते हैं। ठीक है, कोई मेटल है, मेटल का पेन ही है, अगर वो मेटल है उसके पीछे की अगर कोई चीज है वो सही तरीके से हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मेटल सीटी स्कैन में फिर भी चल जाता है, लेकिन एमआरआई में तो कभी कोई मेटल चल ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, 0.0001% चांसेस भी जो हो वो नहीं है। तो जहां तक कोशिश हो सके अगर उस मेटल को रिमूव कर सकते हो तो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास में उस चीज को जो है वो अफेक्ट करता है, रिजल्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, तो आप सीटी, अब पेसमेकर तो हम नहीं हटा सकते ना, तो सीटी स्कैन में हम क्या करते हैं, पेसमेकर नहीं रहते, लेकिन एमआरआई में तो फिर एमआरआई पोस्टपोन ही कर देते हैं, एमआरआई नहीं करते अगर किसी को जो है वो पेसमेकर लगा हुआ था। और लास्ट वन आ जाता है दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जो है वो प्राप्त करना, ऑब्टेन्ड इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो प्राप्त करते हैं। ये चीजें हो गई हमारे पास में प्री प्रोसीजर। सेकेंड वन आ जाता है दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। क्या देते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको पहली चीज तो बता दें कि नॉर्मल जो है वो हम सुपाइन पोजीशन ही देते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो खुद मशीन जो है वो घूमती रहती है। ठीक है, खुद मशीन घूमती रहती है तो वो सारे प्लेन के जो है वो एक्सरे लेती रहती है, तो इसलिए इसमें अलग से ऐसे होके जैसे फोटो खिंचवाते हैं वो जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सारी जो है वो मशीन खुद से ही जो है वो चीजें लेती रहती है। तो ये हो गया पेशेंट लाइज ऑन सीटी टेबल। ठीक है, सीटी टेबल पे लेते हैं और सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। या फिर अगर किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने स्पेशल किसी चीज को बोला, एरिया ऑफ इंटरेक्ट प्लेस ऑन आइसोसेंटर। ठीक है, जो भी एरिया के करते हैं उसको हम कहते हैं कि एटलीस्ट वो बीच में रहे ताकि अच्छे से जो है वो चीज आए, उसको हम इस तरीके से पोजीशन देते हैं कि वो चीज जो हो बीच में रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस शोल्डर की करवानी है, मान लो सीटी स्कैन, तो मैं बीच में लेटूंगा तो सीटी स्कैन बिल्कुल बीच में आ जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये सही है तो मैं थोड़ा साइड में रहूंगा ताकि ये पूरा ये सेंटर जो है मेरा बीच में आए। ये हो गया पोजिशनिंग। देन उसके बाद आता है हमारे पास में स्कैनिंग स्टेप। अब हम स्कैनिंग करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, तो उसमें हमारे पास में कौन कौन सी स्टेप होती है। पोजीशन आपने दे दी, प्री प्रोसीजर आपने कर दिया, अब क्या करेंगे, पहली चीज आती है हमारे पास में दैट इज स्काउट या टोपोग्राफ, यानी कि ए प्लानिंग एक्सरे इमेजिंग, क्या और किस तरीके से जो हमें एक्सरे चाहिए उसकी इमेजिंग होगी। देन मूव टेबल मूव वाइल एक्सरे ट्यूब कंटिन्यूअस रोटेटिंग हेलिक्स मोड। ठीक है, यानी कि टेबल को जो हम आगे आगे जो है वो खिसकाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास में सीटी स्कैन है तो इसमें हमारे पास में पेशेंट को जो है वो जब लेटाते हैं तो लेटाने के बाद ये धीरे धीरे जो है वो अंदर की साइड में जाती है, पूरा जो है हमारे पास में अंदर की साइड में जाती है, देन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो बाहर निकालती है। तो इस हिसाब से जो है वो सीधा हमारे पास में जो टेबल है उसको रोटेट करते हैं। एंड डिटेक्टर्स मेजर्स एक्सरे एट्यूनेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है वो एक्सरे कंटिन्यू चलता रहता है। एंड इमेज कंस्ट्रक्शन इनटू एक्जेल स्लाइस लेटर इन रीइंफोर्स्ड कोरोनल सेजाइटल एंड 3D रीजन। सबसे पहले जो हमारे पास में एक्सरे काउंट होता है वो एक्जियल स्लाइस में जो है वो कन्वर्ट होता है। अभी एक्जियल सेजाइटल कौन सा होता है, इस इमेज से आप देख लो। ठीक है, कौन सा प्लेन हमें जो है वो दिखेगा, यानी कि कौन से एरिया से जो है हमारे पास में सबसे पहले होता है। तो जो अगर हम सामने से कोई चीज कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से जो है वो कोई चीज एक्सरे हो, वो आ गया हमारे पास में फ्रंटल। ठीक है, देन ये जो हमारे पास में पीछे का चीजें आ गई वो आ गया हमारे पास में सेजाइटल प्लेन।
ठीक है। और जो हम बीच में से गए, जैसे यहाँ पे एक्सरे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, इस स्लाइस को हम लेंगे, इस स्लाइस को हम लेंगे, ऐसे अगर हम आगे बढ़ते हैं वो आ जाएगा हमारे पास में ट्रांसवर्स प्लेन। तो सबसे पहले हम एक्सियल को लेते हैं, देन उसके बाद जो है हमारे पास में कोरोनल, सेजाइटल एंड उसके बारे में जो है वो आगे बढ़ते हैं। और अलग अलग स्लाइस के रूप में जो है वो चीजें निकल के आती होगी। आपने सीटी स्कैन देखा होगा, बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो चित्र आते रहते हैं। देन उसके बाद आता हमारे पास में थर्ड वन, यूज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अगर हम यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट का, या डॉक्टर ने यूज करने के लिए बोला है, ठीक है, तो जो हमारे पास में एनसीसीटी था, नॉन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एनसीसीटी सब जगह लागू होता है। एनसीसीटी मतलब नॉन कॉन्ट्रास्ट है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट हम नहीं देंगे। जैसे एनसीसीटी हेड हो जाएगा, एनसीसीटी एब्डोमेन हो जाएगा, मतलब हम कॉन्ट्रास्ट जो है वो यूज नहीं करेंगे। और कॉन्ट्रास्ट अगर यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं सीईसीटी, कॉन्ट्रास्ट इमेजिंग कंप्यूटर टोमोग्राफी। और कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको बताया ई जीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर एंड क्रिएटिनिन लेवल जो है वो मस्ट बी चेक। देन उसके बाद मेन चीज, आयोनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट इज इंडिकेटेड। इसके अंदर जो हम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं वो आयोनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट जो है वो यूज लिया जाता है, ठीक है। दोनों के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। आयोनाइज्ड सीटी स्कैन के अंदर कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं और एमआरआई के अंदर जो है वो कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं। तो आयोनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट जो है हमारे पास में सीटी स्कैन के अंदर जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। लगभग अगर हम बात करें तो 50 to 120 ml जो है वो हम टिपिकली डोज जो है वो इंजेक्ट करते हैं। लगभग 50 से 20 ml जो है वो हम देते हैं। एंड पावर इंजेक्टर फॉर सीटीए, ठीक है। नॉर्मली हम जो है वो कॉन्ट्रास्ट इंडिकेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर टोमोग्राफी एंजियोग्राफी है, ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी है, यूं समझ लीजिए, ठीक है। सीटी एंजियोग्राफी अगर हमारे पास में है तो सीटीओ एंजियोग्राफी में जो है वो पावर इंजेक्टर जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर है। पर्पज की अगर हम बात करें तो पर्पज आ गया हमारे पास में, किस किस पर्पज के लिए जो है हम करते हैं, जो हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट वाला। तो वेस्कुलर इमेजिंग, अगर हमें कोई वेस्कुलर इमेजिंग देखिए कि कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उस चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, लीजन करेक्टरिस्टाइजेशन, मतलब कहाँ तक लीजन जो है वो फैल चुका है। देन एनहेंसमेंट पैटर्न क्या है उसको देखने के लिए। एंड मॉनिटर पेशेंट फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो है हम देखने के लिए करते हैं। पोस्ट प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अब देखो प्री प्रोसीजर आपने कर दिया, कंसेंट वगैरह ले लिया, एनपीओ रख लिया, ये सारी चीज़ें कर लिया। देन उसके बाद में आपने जो है उसको पोजीशन भी सही तरीके से रख दी। देन उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें हो भी गई है। देन उसके बाद कॉन्ट्रास्ट वाली है तो कॉन्ट्रास्ट भी आपने दे दिया है। देन उसके बाद भी सीटी हो गया। अब उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर भी जो है हमारे पास में क्या होता है, तो पोस्ट प्रोसीजर में अब उसको सीटी स्कैन की टेबल से बाहर उतार लेंगे। एंड ऑब्जर्व फॉर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए जो है वो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट था, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, उसको हम 30 मिनट के लिए जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व फॉर कॉन्ट्रास्ट 30 मिनट, 30 मिनट तक हम देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट से कि इसको एलर्जी तो नहीं है। देन उसके बाद उसको एनकरेज करते हैं, एनकरेज हाइड्रेशन टू क्लियर कॉन्ट्रास्ट, हम उसको बोलेंगे। देन उसको जो है वो प्रमोट करेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो जो ब्लड के अंदर कॉन्ट्रास्ट घुला हुआ था उसको हमें निकालने में जो है बड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास में एनकरेज हाइड्रेशन टू क्लियर कॉन्ट्रास्ट, हम उसको एनकरेज करेंगे ताकि वो हाइड्रेशन को जो है वो बाहर निकाले। देन इफ एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, इफ एडवर्स रिएक्शन ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जो ट्रीट जो है वो प्रेस्क्राइब करता है, वो सारी चीज़ें देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी हिस्टामिन, स्टेरॉइड्स, वो सारी चीज़ें जो है वो हम देते हैं। तो ये चीज़ आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्ट प्रोसीजर हम करते हैं। सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कोई कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं है। देन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए उसको जो है वो प्रमोट करते हैं ताकि उस कॉन्ट्रास्ट को हम बॉडी से बाहर निकाल सकें। और कोई भी एडवर्स रिएक्शन होता है तो उसको हम जो है वो ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि कहाँ कहाँ तक हम सीटी स्कैन या कौन कौन सी चीज़ों की जो हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन। बहुत ईजी है, फटाफट इसको हम जो हो बढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इंडिकेशन ऑफ सीटी स्कैन की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन में हम जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन के अंदर हम सीटी स्कैन करते हैं। अब ब्रेन के अंदर हम क्या क्या चीजें देखने के लिए जो है वो सीटी स्कैन करते हैं, इसको हम ले लेते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो हमारे पास में स्ट्रोक,
अगर किसी को स्ट्रोक हो चुका, अब स्ट्रोक क्या होता है वो आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर इसको जो है वो अच्छी तरीके से करवा रखा है। सीवीए, सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, अब इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा रखा। अब स्ट्रोक दो तरीके का होता है, एक इस्चेमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है। दोनों को आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है वो सीटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है हेड इंजरी, कहीं पे भी चोट लगी जिसकी वजह से ईडीएच हो चुका, एपिड्यूरल हेमरेज हो चुका है, एसडीएच हो चुका है, सब ड्यूरल हेमरेज हो चुका है, एसएएच हो चुका है, सब एरिचिनोइड हेमरेज हो चुका है, वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे देखेंगे। और ये सारे लेयर आपको जो हो बेसिकली पता है। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, जैसे ये हमारे पास में जो है वो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट हो गया। देन उसके बाद में ये हमारे पास में जो है वो स्पाइनल कोड होगी, ठीक है। और ब्रेन की जो है वो कवरिंग होती है। अब कवरिंग जो है हमारे पास में अलग अलग होती है, ठीक है। एक कवरिंग जो है हमारे पास में इस तरीके की होगी, और एक कवरिंग जो है हमारे पास में इस तरीके की होगी, और उसके ऊपर जो है हमारे पास में बाहर की साइड में जो है वो क्या है दोस्तों, बोन है। तो हमारे पास में तीन कवरिंग होती है। कौन कौन सी तीन लेयर होती है? एक होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर, एक होता है हमारे पास में एरिचिनोइड मैटर, और एक होता है हमारे पास में पाया मैटर। तो तीन प्रकार के जो हो मैटर होते हैं, तीन प्रकार की जो हो वो लेयर होती है। याद करने का फॉर्मूला सीधा सीधा है, जो सबसे पास में है उसको बोलते हैं पाया मैटर, जो बीच में है उसको एरिचिनोइड मैटर, जो सबसे दूर है उसको हम ड्यूरा मैटर। ये पूरी लेयर है, मैंने यहीं तक बनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये पूरी लेयर है, ठीक है। ये लो, ये उसकी कवरिंग है जिसको मेनिंजेज कह सकते हैं। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखो। क्या क्या चीजें बताई? जो सबसे पास में है, ठीक है, ये बिल्कुल टच में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पाया मैटर। ये हमारे पास में कौन सी लेयर है, पाया मैटर। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में थोड़ी सी दूर होगी, ये जो है ये कौन सी होगी हमारे पास में, ये होगी हमारे पास में एरिचिनोइड मैटर, एरिचिनोइड मैटर, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे दूर है ये हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर। ये लो, ये हो गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर। थोड़ा सा मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में, थोड़ा सा नीचे भी मैं इसको लिख देता हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में ड्यूरा मैटर, ठीक है, ये होगी ड्यूरा मैटर। क्लियर? तीन लेयर होगी, पाया मैटर, एरिचिनोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। अब देखो इसके अंदर जो हमारे पास में ये जो एडीएच है, एपिड्यूरल एनवेज है, सब ड्यूरल है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आप शुरू से चलो, ठीक है, शुरू से चलेंगे तो देन उसके बाद में हमारे पास में पाया मैटर तो बिल्कुल जो है वो चिपकी हुई रहती है, ठीक है। एरिचिनोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में सब एरिचिनोइड स्पेस होता है। क्या होता है? सब एरिचिनोइड स्पेस होता है, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास में जो है वो CSF सर्कुलेट होता रहता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड स्पेस। तो ये हो गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड हेमरेज होता है। अगर यहाँ पे ब्लीडिंग होगी तो हो गया सब एरिचिनोइड स्पेस के अंदर। एरिचिनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है वो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलेंगे? सब ड्यूरल स्पेस, ठीक। अब सब ड्यूरल हेमरेज, यहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी, इसको बोलेंगे सब ड्यूरल हेमरेज। तो सब ड्यूरल हेमरेज ये हो गया। देन उसके बाद ड्यूरा मैटर के बाहर और जो हमारे पास में बोन है, ये हमारे पास में बोन है, ये लो बोन है, इन दोनों के बीच में ड्यूरा मैटर और इन दोनों के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल। नाम से पता चला, एपी मतलब ऊपर की साइड में, तो ये हो गया हमारे पास में एपीड्यूरल स्पेस। तो कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें जो हो मैंने ऑलरेडी मेनिंजेज के अंदर, या हम कहें कि जो हमारे पास में ब्रेन वेंट्रिकल है वहां पे मैंने बता रखी है। तो बहुत सा बार जो हो मैंने इन सब चीजों के बारे में बता रखा है। इवन लंबर पंचर में जो हो मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। तो वहां पे और ज्यादा अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो वहां पे देख सकते हो। मैंने जस्ट ये यहाँ पे नाम आए थे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दिया था। सिंपली याद करने का फॉर्मूला ये था, पाया मैटर सबसे पास में होता है, एरिचिनोइड मैटर जो हो बीच में होता है, एंड ड्यूरा मैटर जो हो वो सबसे दूर होता है, बाहर की साइड में होता है। अब देखो अगर हम चलेंगे, पाया मैटर और एरिचिनोइड मैटर के बीच में आ गया सब एरिचिनोइड स्पेस। एरिचिनोइड के जस्ट नीचे है। अब कोई भी चीज नीचे होते हैं ना, कहते हैं ना कि सब कलेक्टर होता है, या सब ऑर्डिनेट होता है, या सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे। तो वैसे ही एरिचिनोइड के जस्ट नीचे वो आ गया हमारे पास में सब एरिचिनोइड स्पेस, जहां पे CSF सर्कुलेट होता है। देन उसके बाद आ गया ड्यूरा मैटर, जो सबसे दूर वाले होते हैं। ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे जो हमारे पास में चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। ड्यूरा मैटर से ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं एपीड्यूरल, राइट। देन उसके बाद और क्या चीज है, ब्रेन ट्यूमर को हम देखने के लिए हम काम में लेते हैं। हाइड्रोसिफेलिस है, कोई भी पर्सन हाइड्रोसिफेलिस से सफर कर रहा है तो उसमें हम जो है वो CT स्कैन करते हैं हेड का।
स्कल का फ्रैक्चर, कोई भी एक्सीडेंट की वजह से जो है वो स्कल फ्रैक्चर हो चुका है या साइनस की कोई डिजीज है, इन सब चीज़ों के लिए हम जो है वो ब्रेन का सीटी स्कैन करते हैं। तो ये इंडिकेशन हो गया हमारे पास में किसका, ब्रेन का। ऐसे हम सब सिस्टम का लेंगे, डोंट वरी, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होगी, फटाफट इसको हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड चेस्ट का। ठीक है, तो चेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो चेस्ट में हमारे पास में आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो सीटीपीए है तो इसको डरना नहीं है, सीटीपीए हो गया हमारे पास में, ये दो चीजों से मिला, सीटी एंड पीए। ठीक है, सीटी हो गया हमारे पास में कंप्यूटेटेड कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी टोमोग्राफी एंड पीए हो गया हमारे पास में पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया। तो कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी आर्टरी ये चीज होती है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो देखने के लिए था। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लंग कैंसर। अगर किसी क्लाइंट को लंग कैंसर है तो उसको हम देखने के लिए आता है। देन हमारे पास में आईएलडी, आईएलडी आता है हमारे पास में इंट्राटिशियल लंग डिजीज। ठीक है, इंट्राटिशियल लंग डिजीज। ठीक है, अब इंट्राटिशियल लंग डिजीज, या आपको पता है लंग्स में हम क्या करवाते हैं दोस्तों, HRCT कहते हैं, हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। बार बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूं, ऑलरेडी लिखा हुआ है HRCT, हाई रिजोल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो रिजोल्यूशन, कहते हैं ना इतना मेगापिक्सल है, इतना रिजोल्यूशन है, इतने HD में, ये सारी चीजें वो आ गया हमारे पास में ILD। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, किसी सॉरी निमोनिया कॉम्प्लिकेशन। किसी को भी जो है वो लंग से रिलेटेड निमोनिया और उसकी कॉम्प्लिकेशन है तो हम जो है वो HRCT या CT स्कैन करते हैं। आपने देखा होगा कोरोना में जो है बहुत CT स्कैन करवाई गई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मीडिया एक्सटर्नल मासेज। ये हमारे पास में बीच में जो हमारे पास में स्टर्नम है, इसके जस्ट नीचे वाला जो एरिया होगा वो हो गया मीडिया स्टर्नम। उस मीडिया स्टर्नम में जो है वो कोई मास या कोई भी जो है वो ओवरग्रोथ तो नहीं होगी, वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं। और लास्ट वन आता है हमारे पास में अरोटिक डिसेक्शन। अरोटिक डिसेक्शन हो गया मतलब अरोटा अपनी जगह से जो है वो हट तो नहीं गई है, ये सारी चीजें हम जो है वो देखने के लिए चेस्ट सीटी करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एब्डोमिनल और पेल्विस में। तो एब्डोमिनल और पेल्विस में हम क्या करते हैं, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है हमारे पास में सीटी स्कैन होता है। हालांकि हम फर्स्ट जो है वो किस पे जाते हैं दोस्तों, USG पे जाते हैं। ठीक है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड और एक्चुअल की बात करें तो हमारे पास में हम जो है वो किस पे जाएंगे दोस्तों, हम सीटी स्कैन पे जाएंगे। हालांकि USG में भी लगभग पता चलता है, लेकिन हम कहते हैं 100 में से 100% वो हमें किस में देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोलिथाइसिस। यूरोलिथाइसिस मतलब किडनी स्टोन। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी KUB करवाते हैं। तो जो हमारे पास में रीनल स्टोन है, ठीक है, या कहीं पे भी जो है हमारे पास में रीनल सिस्टम के अंदर जो है वो स्टोन हो रहा है, उसको बोलते हैं यूरोलिथाइसिस। नेक्स्ट आ गया पेनक्रेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेनक्रियाज है पेन, उसको देखने के लिए हम करते हैं। देन लीवर के लिए लीवर लीजन, जैसे HCC या मेटास्टेसिस है। HCC क्या है दोस्तों, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, या कहीं पे मेटास्टेसिस तो नहीं है। मेटास्टेसिस मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो कैंसर फैल तो नहीं रहा, वो सारी चीजें चेक करने के लिए। ट्रोमा में हम फास्ट और CT स्कैन हम करते हैं। देन उसके बाद अरोटिक एनोरिज्म, ट्रोमा में हम फास्ट चीज फॉलो करते हैं। फास्ट की फुल फॉर्म क्या है, ये भी मैंने ऑलरेडी जो है बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। तो जिन बच्चों को फास्ट की पता है वो फटाफट जो है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हर चीज मैं बता दूंगा तो फिर तो आप तो चुपचाप जो है वो सुनते रहेंगे। तो इसके बारे में बताइएगा ताकि मुझे पता रहेगा कौन कौन से बच्चे जो है वो ध्यान से मेरी सीरीज जो है वो देखते हैं। एंड बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, या कहीं पे पस परफोरेशन तो नहीं है, ये सारी चीजें एब्डोमिनल सीटी में हम जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट वन आता है बोन एंड स्पाइन। बोन का और स्पाइन का भी हम CT स्कैन करते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर हो गया जिसकी हमें अच्छे तरीके से एक्सरे में दिखाई नहीं दे रहा है तो हम CT से देखते हैं। स्पाइनल कोड स्टेनोसिस है। अब स्पाइनल कोड, स्पाइनल कैनाल वाला जो चीज है वो हमें एक्सरे के अंदर इतना अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है, तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जो है वो हम देखते हैं, वो देखते हैं। नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास में इंटरवर्टिबल डिस्क हर्निएशन है। ठीक है, डिस्क हर्निएशन ऑलरेडी स्लिप डिस्क मैंने जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, स्लिप डिस्क। और उसमें जो है मैंने बताया था कि जो इंटरवर्टिब्रा है वहाँ की डिस्क अपनी जगह से हट जाती है, तो उसमें भी हम CT स्कैन करवाते हैं। और लास्ट वन आ गया बोन के अंदर ट्यूमर है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, CT स्कैन करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर की। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज में हमारे पास में हम क्यों CT स्कैन करवाते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी का जो है वो एंजियोग्राफी करते हैं, CT कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, CTCA
ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत कॉन्ट्रास्ट जो है वो यूज होता है, बहुत कॉन्ट्रास्ट जो है वो यूज होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट किस में यूज होता है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी या सीटी कोरोनरी में सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, कैल्शियम स्कोरिंग, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कैल्शियम स्कोरिंग जैसे मालूम हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर कितना जो है हमारे पास में कैल्शियम जो है वो जमा हो चुका है, ठीक है, कितना कैल्शियम जो है वो जमा हो चुका है, वो हम कैल्शियम स्कोरिंग में देखते हैं। नेक्स्ट वन आता है एरोटिक एनोरिज्म इवोल्यूशन, ठीक है। एरोटिक एनोरिज्म एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एनोरिज्म भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवा रखा है भाई, 350 टॉपिक से ज्यादा करवा देखे हैं तो कुछ तो करवाई होगा। तो एनोरिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है, किसका, आर्टरी का, ठीक है। तो एक्सेसिव डायलेशन होता है, ये जैसे हमारे पास में आर्टरी है, इसका एक्सेसिव डायलेशन होकर ये आर्टरी कुछ इस तरीके से बन जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास में एनोरिज्म। तो एरोटिक एनोरिज्म है, उसका पता भी हम सीटी स्कैन के द्वारा लगाते हैं। अदर डिसऑर्डर जैसे सीटी गाइडेड बायोप्सी, सीटी गाइडेड बायोप्सी मतलब कहीं से भी हमें कोई सैंपल लेना है। बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी होती है कि किसी भी ऑर्गन का या किसी भी जगह का अगर हम स्मॉल टिश्यू से जो है वो चीज ले रहे हैं, इसको हम कहते हैं बायोप्सी। तो अगर वहां पे हमारे पास में ऐसे टिश्यू, जैसे मान लीजिए मुझे जो है वो स्प्लीन का जो है बायोप्सी लेना है। अब स्प्लीन कहाँ है, कहाँ सेचुरेटेड है, कैसे अंदर ऑर्गन में कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलो स्प्लीन को तो छोड़ो, हम बात कर लेते हैं किडनी की, मुझे बायोप्सी लेनी है। अब किडनी की बायोप्सी लूंगा तो किडनी पता भी तो होनी चाहिए, इतने सारे ऑर्गन है हमारे पास में, लिवर, पेनक्रियाज, देन इंटेस्टाइन, देन उसके नीचे किडनी जो है वो सेचुरेटेड होती है। तो किडनी की जो है वो बायोप्सी लेनी है तो हम सीटी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं, मतलब सीटी स्कैन को द्वारा देख लेते हैं, हाँ ये इंटेस्टाइन आ गया, ये इधर, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर पेनक्रियाज है, ओ इधर स्प्लीन आ गया, चलो इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ, फिर उस हिसाब से जो है वो, अच्छा अच्छा यहाँ पे नर्व आ गई, ओ यहाँ पे बड़ी ब्लड वेसल्स आ गई, ओ ये तो अरोटा आ गई, इसको तो पंचर करना ही नहीं है, तो वो आती है हमारे पास में सीटी गाइडेड बायोप्सी। नेक्स्ट वन आता है रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे हमें कौन से एरिया पे जो है वो रेडिएशन देनी है, उसकी सारी प्लानिंग करते हैं, वो आ गया रेडिएशन थेरेपी प्लानिंग। एंड नेक्स्ट आ गया 3D सर्जिकल प्लानिंग, ठीक है। 3D सर्जिकल प्लानिंग में जो है वो हम करते हैं। तो ये सारे जो है वो इंडिकेशन हो गए हमारे पास में सीटी स्कैन के। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। सीटी स्कैन के जो है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं उसको हम लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया कि इस कंडीशन में तो हम कभी सीटी स्कैन करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास में क्या होता है कि कुछ सावधानी तौर पे या हमें लगे कि यार प्रायोरिटी बेस पे सीटी स्कैन तो जरूरी है तो हम कर सकते हैं, बाकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में तो हम जो है वो चीज करते ही नहीं है। तो इसमें हमारे पास में आ जाता है जैसे प्रेगनेंसी कंडीशन में रिलेटिवली बट यूजुअली अवॉइडेड अनलेस लाइफ सेविंग, अगर हमारे पास में जान पे ही बन आ गई है तो हम करते हैं, अदरवाइज प्रेगनेंसी कंडीशन में हम जो है वो सीटी स्कैन नहीं करते हैं। इवन जब हमारे पास में सीटी स्कैन या सीटी स्कैन वाला जो एरिया है या रेडियोलॉजी वाला एरिया है, वहां पे स्पेशली लिखा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज एंड चाइल्ड, बच्चे जो है वो अलाउड नहीं है, चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट लेडी आर नॉट अलाउड इट। तो ये सारी चीजें जो है वो लिखी हुई होती है। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में हम जो है बेसिकली सीटी स्कैन नहीं करते हैं जब तक कि हमारे पास में जो है वो लाइफ सेविंग ना आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सीवियर कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, ठीक है। सीवियर जो है वो हमारे पास में एलर्जी होती है, ठीक है। अगर किसी को आयोडीन से एलर्जी है तो उसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है। एनाफाइलेसिस हिस्ट्री, अगर पहले उसकी कोई सीटी स्कैन हुआ और उसमें उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीवियर रीनल फेलियर, सीवियर रीनल फेलियर मतलब एस्टिमेटेड जीएफआर अगर हमारे पास में 30 ml पर मिनट से भी कम है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे पास में जीएफआर कितना होता है, नॉर्मल जीएफआर की अगर हम बात करें तो वो आता है हमारे पास में 120 ml पर मिनट, ठीक है। अब ये डिक्रीज होता होता इतना हो जाए कि अगर वो 30 ml पर मिनट से भी जो है वो कम हो जाए तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो सीटी नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रिस्क, रिस्क क्या है, कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी, ठीक है। यानी कि किसी को कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद में जो है वो उसके नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाए, और वो होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास में ऐसी हिस्ट्री हो या ऐसा लगे कि यार इसकी किडनी तो पहले से ही जो है वीक है और अगर हम कॉन्ट्रास्ट डाल के करेंगे तो और किडनी उसकी बैठ जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो ये चीजें भी जो है वो ध्यान में रखते हैं। तो इन कंडीशन में हम सीटी स्कैन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें मतलब इसमें हम थोड़ी सूझबूझ से या सावधानी से जो हम कर सकते हैं। जैसे
मॉडरेट रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब किसी की जो है वो रीनल प्रॉब्लम तो है, या किसी को जो है वो रीनल की दिक्कत तो है, ठीक, लेकिन वो मॉडरेट टाइप की है, बहुत ज़्यादा जो है वो रीनल फेलियर नहीं है। तो उस कंडीशन में हम सावधानी से कर सकते हैं कि यार सीटी स्कैन थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अवॉइड किया जा सकता है तो हम अवॉइड करते हैं, अदरवाइज हमें लगता है कि नहीं सीटी स्कैन तो हमें जो है वो कर सकते हैं, तो हम मॉडरेट रीनल इम्पेयरमेंट में हम जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीवियस कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। अगर पहले किसी को जो है वो कॉन्ट्रास्ट से रिएक्शन है तो हम अब सावधानी तौर पे जो है वो कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर क्लाइंट ऑलरेडी जो है हमारे पास में डिहाइड्रेशन है तो हम पहले उसको हाइड्रेट करेंगे, या हमें लगता है कि अब इसको हम हाइड्रेट करके जो है वो ठीक कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थायराइड डिजीज आयोडीन में प्रेसिपिटेट थायरोटॉक्सिस। अगर किसी को थायराइड डिजीज है, ठीक है, अब थायराइड डिजीज है तो उसमें हमारे पास में क्या होता है, आपको पता ही है कि दोस्तों जो थायराइड हार्मोन होते हैं हमारे पास में कौन कौन से, T3, T4, TSH, या इनको जो सीक्रेट करने के लिए हमारे पास में थायराइड जो ग्लैंड है उसको क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है, आयोडीन चाहिए होता है, तभी वो जो है वो इस हार्मोन का जो है सिंथेसिस या सीक्रेशंस कर पाती है। समझ में आ रहा है? आपने देखा होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों, गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर रोग क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे पास में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स है वो काम करती है, तो वो अब ज्यादा हेवी वर्क करेगी, तो ज्यादा हेवी करेगी तो वहां पे ओवर ग्रोथ हो जाती है, और वो जो हमारे पास में ओवर ग्रोथ होती है वो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड जिसको हम गोइटर कहते हैं, तो थायराइड डिजीज है तो वहां पे हमारे पास में थायरोटॉक्सिस होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट मल्टीपल मायोलोमा, रिस्क ऑफ नेफ्रोपैथी, ठीक है, मल्टीपल मायोलोमा भी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। अगर आप उस कंडीशन में या किसी क्लाइंट को जो हो मल्टीपल मायोलोमा है और उसमें अगर आप सीटी स्कैन कर सकते हो तो वहां पे हमारे पास में नेफ्रोपैथी होने की संभावना बढ़ जाती है। नेफ्रोपैथी मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है हमारे पास में, ये सॉरी जो नेफ्रॉन्स है, न्यूरोपैथी वो न्यूरोपैथी होता है। नेफ्रोपैथी मतलब जो हमारे पास में नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है वो डैमेज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और कोई क्लाइंट अगर मेटफॉर्मिन यूज कर रहा है तो उस क्लाइंट में भी हम सीटी स्कैन नहीं करते। मेटफॉर्मिन में जो है हमारे पास में 48 घंटे पहले जो है वो उसको अवॉइड करते थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में एडवांटेज ऑफ सीटी। सीटी स्कैन के जो है वो क्या एडवांटेज है, तो देखो पैसा ही ज्यादा लगता है, बाकी एडवांटेज तो उसके बहुत सारे हैं। कैसे? वेरी फास्ट, कोई भी चीज है जो है वो हमें देखनी है विद इन सेकेंड जो है वो पता चल जाती है। इतने अच्छे तरीके से जो है वो मैं इंटरनल ऑर्गन के बारे में पता चलता है कि कहना ही क्या। तो ये जो टेस्ट होता है हमारे पास में काफी फास्ट जो होता है विद इन सेकेंडों में हो जाता है। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर बोन एंड एक्यूट ब्लीडिंग, ठीक है, यानी कि बोन और एक्यूट ब्लीडिंग के लिए जो है वो ये हमारे पास में सबसे बेस्ट होता है। कहीं पे भी बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एक्यूट ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम सीटी स्कैन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। बाकी अदर जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं, ठीक है, या नर्व है, इन सब के लिए हम एमआरआई करवाते हैं। लेकिन बोन के लिए और ब्लीडिंग के लिए हम बेसिकली जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, सीटी स्कैन करवाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि कहीं हेड इंजरी होता है तुरंत हम सीटी स्कैन के लिए भेज देते हैं, या किसी को जो है वो सीवीए हो गया तो हम एमआरआई नहीं करवाते हैं, हम उसमें सीटी स्कैन करवाते हैं। तो ये जो है हमारे पास में सबसे बेस्ट है किसके लिए, बोन के लिए एंड ब्लीडिंग के लिए। इसलिए आगे भी आपको ध्यान रखना है कि कोई बोन की चीज देखनी है या ब्लीडिंग की कोई चीज देखनी है तो आप जो है वो हमारे पास में सीटी स्कैन कराओगे। देन उसके बाद एक्सीलेंट सेप्टल रिजोल्यूशन, ठीक है, जो भी हमारे पास में सेप्टम मतलब छोटी छोटी जो है सेप्टम, यहाँ से एक्सरे, यहाँ से एक्सरे, एक्सरे एक्सरे पूरे लंग्स की देखेंगे तो आपको 30 इमेज जो है वो दे देगा। तो काफी ज्यादा जो है वो सेप्टल रिजोल्यूशन होता है। वाइडली अवेलेबल, वेरी गुड, आजकल तो जो है वो सीटी स्कैन सब जगह जो है वो अवेलेबल हो जाता है। पहले के टाइम पे जो था ये कॉस्टली की वजह से जो है वो अवेलेबल नहीं था, लेकिन आजकल जो है वो अवेलेबल हो जाता है। इवन छोटे से हॉस्पिटल में भी सीटी स्कैन हो जाता है। सुटेबल फॉर ट्रोमा एंड अनस्टेबल पेशेंट, ठीक है, कोई भी जो हो हमारे पास में ट्रोमा वाला पेशेंट है या अनस्टेबल पेशेंट है तो ये उनके लिए सूटेबल है। आराम से उसको लेटाया, देन तुरंत एक्सरे किया, मतलब सीटी स्कैन किया, सारी चीजें जो है वो कर देते हैं। 3D रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल, 3D रिकंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। 3D में हम चीजें देख सकते हैं, सेजाइटल, कोरोनल, 3D सब चीजों में हम जो है वो देख सकते हैं। एंड लेस ऑपरेटर डिपेंड देन एमआरआई एंड यूएसजी। अब देखो एमआरआई या यूएसजी से जो है हमारे पास में लेस डिपेंडेंट होता है। अब लेस डिपेंडेंट कैसे, इसमें हमारे पास में सीटी स्कैन में क्या होता है, ये मशीन जिसकी चीज को जो चीज चाहिए होती है उसको कर लेता है, जबकि यूएसजी में क्या होता है, कहाँ पे हमें इंक डालनी है,
कहाँ पे किसी चीज को हाईलाइट करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंडेंट होता है ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो यूएसजी को एक सीटी स्कैन के मुताबिक जो है वो कर सकता है। ठीक है, एमआरआई को इतनी अच्छी कर सकता है, इतना अच्छे तरीके से किस पे ध्यान देना है किस पे नहीं देना, वो सारी चीजें जो है वो कर सकता है। लेकिन सीटी स्कैन में जो है वो ऑपरेटर डिपेंडेंट ज्यादा नहीं होता, ऑपरेटर अगर कम भी पढ़ा लिखा है तो भी सीटी स्कैन अपना जो है वो कार्य कर देती है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज अगर हम लेंगे तो डिसएडवांटेज है हमारे पास में इसके अंदर हाई रेडिएशन डोज होती है। ठीक है, एमआरआई के अंदर कोई भी जो है वो डोज नहीं जाती है, रेडिएशन डोज नहीं जाती है, जबकि सीटी स्कैन के अंदर हाई रेडिएशन डोज जो है वो जाती है। नो आइडियल फॉर सॉफ्ट टिश्यू कंपेयर टू एमआरआई। ठीक है, मैंने आपको फिर से बताया कोई भी सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, या कोई भी टिश्यू है, उसमें हमारे पास में क्या होता है कि वो एमआरआई ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। बोन और ब्लीडिंग से रिलेटेड है तो फिर सीटी अच्छी है। कॉन्ट्रास्ट रिस्क की अगर हम बात करें, मतलब कॉन्ट्रास्ट अगर किसी को दे दिया है, अब उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकता है, बिल्कुल एलर्जी हो सकती है अगर उसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। देन नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, अगर वो हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट जो है वो नेफ्रॉन्स में या किडनी में जाके जमा हो जाएगा तो उसको डैमेज कर सकते हैं। देन मेटल एयर फैक्ट्स डिग्रेड इमेज। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि मेटल, इससे क्या होता है जो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है वो इससे एयर फैक्ट हो जाती है, आर्टिफैक्ट हो जाती है। आर्टिफैक्ट का मतलब हो गया कि वो गड़बड़ा जाती है। ठीक है, जिससे हमारे पास में इमेज उतनी अच्छी नहीं आती है। एंड नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट वुमन के लिए जो है वो सुटेबल नहीं है। अब ऐसी कंडीशन आ गई, मतलब प्रेग्नेंट वुमन आ गई, हमें उसको सीवीए हो गया, तो अब एक तो हमें सीवीए भी देखना अच्छे तरीके से किस में है, सीटी स्कैन में है, और प्रेग्नेंट लेडी है तो भी, तो इसमें हमारे पास में ये चीज पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन डोज की बात करते हैं कि कितने, कौन सी सीटी में जो है वो कितनी रेडिएशन जो डोज जो है वो हमारे पास में जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम लेंगे तो इसमें आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे कि मेजर्ड इन एमएसवी। ठीक है, एमएसवी जो है हमारे पास में क्या होता है कि जो सीटी स्कैन होता है, ठीक है, सीटी स्कैन को जो है वो यूजर करने के लिए जो है वो हमारे पास में आता है, इसको हम बोलते हैं मिली सिल्वेरेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं मिली शीवेट। ठीक है, मिलीसीवेट, इसमें हमारे पास में इसको हम एमएसवी, कोई भी चीज को हम अगर मेजर करते हैं तो उसकी एक यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास में मिली साई इवर्ट। ठीक है, ये हो गई इसकी मिली साई इवर्ट। तो ये मिली साई इवर्ट जो है हमारे पास में, इसको एमएसवी से जो है वो डिनोट करते हैं कौन सी सीटी स्कैन में कितना मिली शावर्ट डोज जो है वो अंदर जाती है। ठीक है, इसको हम लेते हैं, तो अगर किसी का सीटी हेड करवाते हैं तो 2 मिली शिवर्ट जो है वो हमारे पास में जो है वो डोज अंदर जाएगी। चेस्ट सीटी करवाएंगे तो उसमें हमारे पास में 7 मिली शिवर्ट जो है वो डोज अंदर जाएगी। सीटी एब्डोमेन करवाएंगे तो उसमें हमारे पास में 10 जाएगी, और सीटी एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हमारे पास में 50 टू 20 मिली शिवर्ट जो है वो डोज अंदर जाएगी। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले वहां पे बताया था कि सबसे ज्यादा जो रेडिएशन का एक्सपोजर या अंदर जाती है वो किस में जाती है, सीटी एंजियोग्राफी में जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें पहले भी बता देता हूं, आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे आपको सारी चीजें बताएगी। तो सीटी एंजियोग्राफी में हमारे पास में 15 टू 20 मिली सर्विलेंट जो है हमारे पास में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन की बात करें, कॉन्ट्रास्ट से हमारे पास में क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट की रिएक्शन जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, 3 प्रकार की। माइल्ड कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होगा ज्यादा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, अर्टिकेरिया होगा। ठीक है, ये 3 चीजें जो है वो हमारे पास में देखने को जो है वो मिलेगी। जबकि मॉडरेट में हमारे पास में मॉडरेट रिएक्शन होगा तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, उसमें हमारे पास में ब्रोंकियोस्पाज्म देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, अगर मॉडरेट है तो ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको ये मॉडरेट वाली चीजें देख के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि मॉडरेट कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है। और लास्ट आता है हमारे पास में सीवियर, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, जिसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में लेरिंजियल एडिमा बन जाता है एंड कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हो जाता है, सडनली पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन में जाता है, इसमें हमारे पास में डेथ भी हो सकती है। तो ये हमारे पास में जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रास्ट के जो है वो रिएक्शन को दर्शाया गया है, कौन कौन सा, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। अगर किसी को
कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में रिएक्शन हो चुका है, कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड जो हमारे पास में एक्शन हो चुका है, तो उसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले स्टॉप इंजेक्शन, सबसे पहले जो कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ है उसको स्टॉप करेंगे। देन एबीसी मैनेजमेंट, एबीसी मैनेजमेंट में क्या आता है हमारे पास में, A4 आता है एयरवे, ठीक है, B4 आता है ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग को ठीक करेंगे, एंड C से आता है हमारे पास में सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे। क्लाइंट को जो है वो ऑटो थेरेपी पे हम ले लेंगे। देन एपिनेफ्रिन फॉर एनाफाइलेसिस, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन आपने सुना होगा, बहुत सारी जगह यहाँ पे एपिनेफ्रिन दे रखा है, एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनलिन, ठीक है, एडीआर, एड्रेनलिन भी जो है वो हम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि सर हमने तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन में एड्रेनलिन देते हैं, तो दोस्तों ये एड्रेनलिन का ही जो है वो हमारे पास में दूसरा नाम होता है जिसको हम एडीआर के नाम से देते हैं, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन मतलब एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन मतलब नॉर एपिनेफ्रिन, एंड एंटी हिस्टामिन और स्टेरॉयड ड्रग्स जो है वो दी जाती है अगर किसी को कॉन्ट्रास्ट से जो है वो एलर्जी है, ठीक है। फटाफट जो है वो हम इसका प्रिपरेशन चेकलिस्ट कर लेते हैं कि किसी को भी जो है वो हम सीटी स्कैन करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो पहली मेन चीज़ चेक करेंगे, चेक प्रीवियस एलर्जी हिस्ट्री। ये स्लाइड आप याद रख लो, काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम में आने वाली है। सबसे पहले हम जो है वो क्या चेक करते हैं, चेक प्रीवियस एलर्जी हिस्ट्री, मतलब पहले जो है वो उसको कोई एलर्जी हिस्ट्री तो जो है वो नहीं है। देन इवैल्यूएट रीनल फंक्शन जरूरी है, जिसमें हम एस्टिमेटेड जो है वो जीएफआर जो है वो हम देखते हैं। नॉर्मल हमारे पास में 120 होता है, 30 से कम में हम जो है वो नहीं करते। नेक्स्ट वन आता है एंश्योर आईवी लाइन पेटेंसी, जो आईवी लाइन है वो बिल्कुल ओके है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जब सीटी स्कैन करते हैं और स्पेशली जो है वो सीटी स्कैन कॉन्ट्रास्ट सीटी करते हैं तो उसमें आईवी लाइन जो है वो चेक पहले की जाती है, जब क्योंकि जब हम कॉन्ट्रास्ट डालेंगे और कॉन्ट्रास्ट डालेंगे उसके लिए भी हमें आईवी लाइन चाहिए। प्लस दूसरी चीज, जो कॉन्ट्रास्ट डालने के बाद अगर मान के चलिए किसी को गलती से एलर्जिक रिएक्शन हो गए है तो उसमें उसको मैनेज करने के लिए भी हमारे पास में जो है वो दोस्तों फ्लूइड चाहिए, इसलिए आईवी लाइन तो जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सप्लेन स्टेप टू द पेशेंट, क्या क्या कैसे कैसे स्टेप होगी, कैसे जो है वो हम कंसेंट लेंगे, कैसे आपको लेटाएंगे, कैसे जो है वो क्या होगा, कब कॉन्ट्रास्ट डाला जाएगा या डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, कैसे करना, वो सारी चीज़ों को जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। रिमूव मेटल आइटम्स, ऐसे मेटल आइटम जिनको हम रिमूव करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। देन ताकि हमारे पास में जो है वो कोई भी रिजल्ट जो हो वो एयर इफेक्ट ना हो। देन मॉनिटर वाइटल्स प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर के बाद जो हो वाइटल चेक करते हैं। एंड हाइड्रेट पेशेंट आफ्टरवर्ड, जैसे ही सीटी स्कैन हो गया तो उसको हाइड्रेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लूइड दिया जाता है ताकि जो कॉन्ट्रास्ट हमारे पास में ब्लड के अंदर घूम रहा है उस कॉन्ट्रास्ट को हम जो है वो बॉडी से बाहर निकाल सके। तो ये हमारे पास में चेकलिस्ट है। प्रीवियस कोई एलर्जी हुई है नहीं है वो चेक करते हैं। देन रीनल फंक्शन जो है वो चेक करते हैं। देन आईवी लाइन थेरेपी है वो चेक करते हैं। देन पेशेंट को जो है वो स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, जो भी मेटल आइटम है जो रिमूव करवा सकते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। देन प्री एंड पोस्ट ऑक्सीजन प्रोसीजर जो है वाइटल चेक करते हैं और क्लाइंट को जो है वो हाइड्रेट करते हैं। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब आपको कहोगे सर इतना टाइम तो इसमें लग गया, इसको भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो जल्दी समझ में आएगी। अब फटाफट हम ले लेते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी जो है वो काफ़ी बार पूछी गई है। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो एमआरआई शुरू करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एमआरआई में हमारे पास में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई, एमआरआई का जो है वो प्रिंसिपल क्या है उसको हम ले लेते हैं। तो एमआरआई किस में यूज लेते हैं, तो एमआरआई यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये बेसिकली हमारे पास में 3 प्रिंसिपल पे जो हो काम करती है। आगे प्रिंसिपल को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एमआरआई का जो प्रिंसिपल जो है वो किस पे काम करता है, ये हमारे पास में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि सबसे पहले उस पेशेंट के चारों तरफ जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट या क्रिएट किया जाता है, और ऑफकोर्स किया भी जाता है। पेशेंट को जब लेटा रहता है, जब मशीन को ऑन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अराइज हो जाता है। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेज, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट की जाती है एंड उन रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो है वो कंप्यूटर के द्वारा रिकंस्ट्रक्शन जो है वो कर लिया जाता है। ये इसके 3 प्रिंसिपल है, समझ में आ गया। एमआरआई के 3 प्रिंसिपल कौन से हो गए, पहले सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्रिएट की जाती है एंड उनको कंप्यूटर की सहायता से जो है वो
चेक किया जाता है। ये हो गया एमआरआई। बेसिक प्रिंसिपल की हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा स्टोरी माध्यम से समझाते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों, हमारी बॉडी में बहुत प्रचुर मात्रा में जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है, ठीक है, होते ही हैं। भाई कोई भी बॉडी है, ये हमारे पास में जो है वो होता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स है। एटम की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास में जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर के साइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेसिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अपने 6-7 क्लास में या 10th में कभी तो पढ़ा ही होगा एटम की स्ट्रक्चर यही होती है। अंदर की साइड में जो है वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर की साइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव वाले होते हैं, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव, तो मतलब न्यूट्रल होते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। तो ये होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं। अब उन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जैसे 1.5 से 3 टेस्ला। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको टेस्ला में जो है वो मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 1 लीटर दूध पी लिया, ठीक है, या 500 ग्राम मैंने काजू खा लिए। तो जैसे कोई चीज होती है, हर चीज में जो हो मेजर की जाती है, ठीक वैसे ही जो हो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम टेस्ला में जो है वो मेजर करते हैं। तो 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला, 2.5, 3 टेस्ला, बेसिकली 1.5 और 3 टेस्ला में जो हो हम कुछ चीज को चेक करते हैं। तो क्या बताया मैंने, कि मैंने बताया है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी संख्या में जो है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है। अगर उन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को, या उस क्लाइंट को, सबके अंदर है, मेरे में है, आप में भी है, अगर उनको हाई मैग्नेटिक जो है वो फील्ड के अंदर डाला जाएगा तो सारे के सारे जो हमारे पास में प्रोटॉन्स है वो एक लाइन में जो है वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और वो एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर अलाइन होने के बाद जो है उनका जो है वो चेक किया जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो वो हमारे पास में जो है वो फ्रीक्वेंसी पल्सेज जो है वो चेक की जाती है। देन पल्सेज चेक करने के बाद में, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास में चेक करने के बाद में, जैसे ही हमारे पास में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हटाया जाता है तो वो प्रोटॉन वापस से अपनी अपनी जगह जो है वो जाते हैं। तो जो प्रोटॉन वापस से एक जगह है, एक लाइन में है, उनको चेक किया जाता है। देन जैसे एनर्जी को जो है वो हमने स्टॉप किया, ठीक है, देन वो वापस से अपनी जगह पे जाएंगे। देन उसको जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से चेक किया जाता है। फिर वो किस तरीके से, कैसे जो है वो मूव आउट होते हैं, वही सारी चीजें हम एमआरआई के अंदर जो है वो चेक कर लेते हैं। समझ में आ गया, यही बेसिक प्रिंसिपल है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी कंटेंट एब्डोडेंट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे जो है हमारे पास में हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है। व्हेन पेशेंट इज प्लेस इनसाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे ही जो है हमारे पास में पेशेंट जो है वो खूब सारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, जैसे कि 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला, ये जो टी है वो हमारे पास में किसको डिनोट करती है दोस्तों, टेस्ला को डिनोट करती है। एंड प्रोटॉन्स अलाइंस विथ मैग्नेटिक फील्ड, प्रोटॉन्स को जो हो मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन किया जाता है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन जो हो बोला जाता है। एंड आरएफ पल्सेज अप्लाइड, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो अब अप्लाइड की जाती है। अब वो रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड की जाएगी तो प्रोटॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड मूव आउट ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है, रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो मूव आउट होंगे, वहां से निकलेंगे, ठीक है, जिस टिश्यू से भी होंगे वहां से निकलेंगे। एंड व्हेन रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स स्टॉप, प्रोटीन रिलैक्स बैक, ठीक है, प्रोटॉन रिलैक्स बैक। जैसे हमारे पास में हम जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद कर देंगे, मतलब जो हमारे पास में सीटी स्कैन के द्वारा फ्रीक्वेंसी हम दे रहे थे उसको हम स्टॉप कर देंगे, तो प्रोटॉन वापस से जो है वो अपनी जगह पे जाएंगे। एंड जब जाएंगे तो वो अपनी एनर्जी को जो है वो रिलीज करते हुए जाएंगे। भाई जो पहले हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड में दिया वो एनर्जी लेके एक लॉन्गिट्यूडनल में आ गए, अब वो एनर्जी को रिलैक्स करते हुए जो है वो जाएंगे। उस एनर्जी को जो रिलीज कर रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कोइल्स के द्वारा। कोइल्स क्या है, उसमें बहुत सारी कोइल्स चलती है, ठीक है। कोइल्स जैसे मैं क्या बताऊं, इलेक्ट्रिकल फील्ड वाली जो चीज आ गई, कोइल्स आपने देखा होगा एमआरआई में एक चक्कर सा जो है वो चलता रहता है, तो कोइल्स के द्वारा जो है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और वो सिग्नल जो उसको मिलते हैं वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं, देन उसके बाद भेज देते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है एमआरआई का। सिंपली आपको कुछ याद रखना है, इतना याद रखना है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हाइड्रोजन प्रोटॉन्स हैं। अगर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम डाला जाएंगे
1.5 से 3 टेस्ला की कंडीशन में उसमें हमें डाला जाएगा, देन उसमें हमारे पास में जितने भी प्रोटॉन्स है वो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल मैटर आ जाएगा और वहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाइड की जाएगी, तो सारे के सारे जो प्रोटॉन्स है वो एनर्जी लेके जो हो मूव आउट होंगे। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टॉप किया जाता है, प्रोटॉन्स वापस से जो हो अपने एनर्जी को जो है वो रिलीज करते हुए चलेंगे। उन सब की हम इमेज ले लेते हैं, वही हमारे पास में एमआरआई का जो है बेसिकली काम होता है। क्लियर है? देन उसके बाद आता है टू मेजर रिलैक्सेशन टाइम्स। हम जो है वो 2 टाइम्स जो हो मेजर करते हैं। कौन सा? पहला आता है T1 रिलैक्सेशन, ठीक है, और दूसरा आता है हमारे पास में T2 रिलैक्सेशन। T1 रिलैक्सेशन क्या है? जब हमारे पास में वो सारे एनर्जी लेके एक लॉन्गिट्यूडिनल फील्ड में आते हैं ना, उसको हम कहते हैं। और T2 रिलैक्सेशन क्या होता है? जब हमारे पास में वो एनर्जी को छोड़ते हैं। सिंपली मीनिंग में अगर मैं समझाऊं कि जो प्रोटॉन जो हमारे पास में एनर्जी को लेते हैं उसको T1 रिलैक्सेशन कहते हैं, एंड वापस छोड़ते हैं उसको T2 रिलैक्सेशन कहते हैं। उसमें वो फिर अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो शो करते हैं। जैसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्सेशन आएगा जिसमें टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन रिलीज विथ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमारे पास में क्या होता है? फेट जो है वो बिल्कुल ब्राइट तरीके से दिखाएगा और वाटर और CSF जो है वो डार्क दिखाएगा। जबकि T2 रिलैक्सेशन में हमारे पास में जस्ट अपोजिट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कहते हैं। इसमें हमारे पास में क्या होगा? टाइम टेकन फॉर प्रोटॉन्स टू लूज फेज कोहेरेंस। इसमें हमारे पास में CSF जो है वो हमारे पास में ब्राइट रहेगा और फेट जो है हमारे पास में इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, ज्यादा याद नहीं रहे तो इतने याद रखो कि इसमें हमारे पास में 2 टाइम हम चेक करते हैं, जहां पे एनर्जी ली जाती है, जहां पे एनर्जी छोड़ी जाती है। एंड प्रोटीन डेंसिटी या प्रोटॉन डेंसिटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटीन इन टिश्यू। कितने जो है वो हमारे पास में कितने हाइड्रोजन प्रोटॉन्स कौन सी टिश्यू में, उसके हिसाब से जो है वो मेजर किया जाता है। फटाफट जो हो एमआरआई के प्रोसीजर हम ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए पहले हम प्री प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? प्री प्रोसीजर में हम क्या करेंगे? स्क्रीन फॉर मेटल इम्प्लांट। सबसे मेन चीज, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मेटल इम्प्लांट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेटल अगर वाली चीज जो है हमारी बॉडी के अंदर रहेगी तो उसमें एमआरआई कर नहीं सकते, इवन पेशेंट की जान भी जा सकती है। थोड़ा सा भी कुछ रह गया ना मेटल का तो नहीं कर सकते। तो स्क्रीन फॉर मेटल इम्प्लांट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमआरआई के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी पूछे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन जो है वो एमआरआई के अंदर नहीं बनता है। कोई भी मेटालिक इम्प्लांट नहीं होने चाहिए, चाहे कोक्लियर इम्प्लांट हो, चाहे पेसमेकर हो, चाहे हमारे पास में रोड डली हुई हो, चाहे प्लेट डली हुई हो, कोई भी जो है वो हमारे पास में इम्प्लांट जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिमूव ऑल ज्वेलरी, हियरिंग एड्स, डेंचर। उन सबको जो है वो रिमूव करना चाहिए। जो चीज रिमूव कर सकते हैं उनको तो करना ही करना चाहिए। एंड ऑब्टेंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। भाई कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि इन्फॉर्म कंसेंट जो है वो हम लेते हैं। चेक फॉर रीनल फंक्शन इफ कॉन्ट्रास्ट यूज। अगर कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं तो हम रीनल फंक्शन चेक करते हैं। वो ऑलरेडी हमने सीटी स्कैन के अंदर बहुत बार डिस्कस कर लिया है, कितना क्या होता है क्या सब चीजें, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। एंड आस्क अबाउट क्लस्ट्रोफोबिया। और उस क्लाइंट को जो है वो क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में पूछते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? कि ऐसी चीजें जहां पे अननोन अंधेरे टाइप से कोई चीज है, क्योंकि इसमें पेशेंट पूरा अंदर जाता है और पूरा बाहर आता है। तो जिस तरीके से कोई टनल या गुफा जो होती है उस तरीके से जो है वो अंदर जाता है, देन उसके बाद अंदर आता है, वो चीज होगी क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोजिशनिंग। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पोजिशनिंग। पोजिशनिंग की अगर हम बात करें कौन सी पोजिशन देते हैं, तो पेशेंट लाइज ऑन एमआरआई टेबल, एमआरआई टेबल पे लेते हैं और जिसकी हमें एमआरआई करनी है वो हम जो है वो कोयल प्लेस करते हैं। अगर हेड की है तो हम हेड कोयल्स प्लेस करते हैं, स्पाइन की है तो स्पाइन कोयल प्लेस करते हैं, बॉडी की है तो बॉडी कोयल, या नी या शोल्डर की है तो वो कोयल जो है वो हम वहां पे अप्लाई करते हैं। कोयल मतलब वही हमारे पास में रिंग टाइप स्ट्रक्चर जहां पे जो है वो इंडिकेशन करते हैं। देन उसके बाद आता है ड्यूरिंग स्कैन जो है वो हमारे पास में क्या सावधानी रखनी है, तो ड्यूरिंग जो है वो स्कैन में हमारे पास में टेबल स्लाइड इनटू बोर्ड ऑफ मैग्नेट। ठीक है, टेबल को अब धीरे धीरे स्लाइड किया जाता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। एमआरआई मशीन प्रोड्यूस लाउड नॉइस। ठीक है, एमआरआई मशीन बहुत तेज आवाज के चर चर करती है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट कई बार घबरा जाता है तो उसको ये सारी चीजें बताई जाती है, या फिर ईयर प्लग्स, ठीक है, वो दे देते हैं ताकि जो है वो ज्यादा शोर नहीं हो। आपने देखा होगा ईयर प्लग्स जो शूटिंग वाले एथलेटिक्स होते हैं वो उसमें लेते हैं। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास में ईयर प्लग्स। हेडफोन जो है वो हम दे देते हैं। देन
नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लस एंड मैग्नेटिक ग्रेडियंट्स अप्लाइड किया जाता है। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो छोड़ी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर दिया, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है। पेशेंट लाइज मस्ट लाई वेरी स्टिल, मूवमेंट के कोज एयर इफेक्ट। अब उसमें हम कहते हैं कि पेशेंट ज्यादा मूवमेंट ना करे, ठीक है, नॉर्मली रहे, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट करेगा तो फिर हमारे पास में जो रिजल्ट है वो फिर गड़बड़ा जाएंगे। एंड कॉन्ट्रास्ट जो है वो देते हैं, उसमें हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट क्या था, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट था। इसमें हम जो है वो गैडोलियम जो है वो यूज करते हैं, तो ये भी जो है वो हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है। एमआरआई के अंदर जो हम गैडोलियन यूज करते हैं, सीटी स्कैन के अंदर जो हम आयोडीन यूज करते हैं। देन उसके बाद डोज कितनी जाती है, 0.1 मिलीमोल पर केजी, ठीक है, 0.1 मिलीमोल पर केजी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 70 केजी वेट है, तो लगभग जो हमारे पास में 7 मिलीमोल जो है वो दिया जाता है, ठीक। तो ये चीज होगी। स्कैन टाइम कितना लगता है, इसमें हमारे पास में सीटी स्कैन तो तुरंत हो जाता है, सीटी स्कैन तो फटाफट जो हो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में हो जाता है, जबकि एमआरआई के अंदर जो है वो टाइम लगता है। अभी हम जब टेबल देखेंगे ना सीटी स्कैन पे, तो वो सारी चीज़ आएगी, सीटी स्कैन जल्दी होता है, एमआरआई जल्दी नहीं होता है, सीटी स्कैन में रेडिएशन आती है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं आती है। सीटी स्कैन में हमारे पास में जो है वो प्रेग्नेंट लेडी में भी हम कर सकते, प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं कर सकते, इसमें हम कर सकते हैं। देन वहाँ पे मेटेलिक की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मेटेलिक की बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत है, तो सारी पूरी टेबल को हम लेंगे, डोंट वरी। स्कैन टाइम की बात करें तो एमआरआई के अंदर जो हमारे पास में कितना टाइम लगता है, तो लगभग 15 से 45 मिनट जो है वो लगती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट प्रोसीजर की, अगर हम बात करें कि प्रोसीजर के बाद जो है वो हम क्या करेंगे, तो प्रोसीजर के बाद में हम करेंगे ऑब्जर्व फॉर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन। ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्लाइंट को कॉन्ट्रास्ट से जो है वो रिएक्शन तो नहीं हुई है, अगर कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस किया या कॉन्ट्रास्ट जो है वो डाला है तो हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड नो रेडिएशन प्रिकॉशन नीडेड, एमआरआई यूजेज नो रेडिएशन। अब रेडिएशन वाली जो है वो चीज हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि रेडिएशन कोई गया ही नहीं है, एमआरआई में तो रेडिएशन यूज होता ही नहीं है ना, सीटी स्कैन में रेडिएशन यूज होता है। अब फटाफट हम ले लेते हैं कि इंडिकेशन ऑफ एमआरआई, एमआरआई के जो है वो इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर, मतलब ब्रेन में हम क्या चीज देखने के लिए हम एमआरआई करते हैं, रेस्पिरेटरी के अंदर क्यों एमआरआई करेंगे, देन ये सारी चीजें, कार्डियोवेस्कुलर के हम क्या करेंगे, एब्डोमेन में हम क्या करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास में इंडिकेशन। तो इंडिकेशन अगर हम यूज करें तो आ गया हमारे पास में ब्रेन के अंदर एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक, सडनली और किसी को इस्चेमिक स्ट्रोक हुआ तो हम यूज में ले सकते हैं, बाकी प्रेफर हम सीटी स्कैन ही करते हैं। ब्रेन ट्यूमर है उसमें हम कर सकते हैं, प्रेफर हम सीटी स्कैन करेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एपिलेप्सी है, एनोरिज्म है, एट्रियोवेंट्रिकुलर मालफॉर्मेशन है, इन्फेक्शन है, एब्सिस या एंसेफेलाइटिस या ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है, उसमें हम जो है वो काम में लेते हैं। बेसिकली आपको इतना ही ध्यान रखना है, इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि दोनों के लिए हमारे पास में रिलेटिवली है, सीटी भी है और एमआरआई भी है। आपको मोटा मोटी जो चीज ध्यान रखनी है कि अगर बोन की चीजों को अगर हमें देखना है और ब्लीडिंग की अगर हमें चीजों को देखना है, बोन एंड ब्लीडिंग की अगर चीजों को देखना है तो हम सीटी करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू को हम देखते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू, अब देखो कहीं चोट लगी है तो बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और सॉफ्ट टिश्यू। अब हम प्रायोरिटी पे देखेंगे कि हमें देखना एक्चुअली क्या है, उस हिसाब से करते हैं। तो सीट स्कैन हम कब कराएंगे, एमआरआई हम कब कराएंगे, उसका बेसिक और मोटा मोटी प्रिंसिपल हमारे पास में यही है कि सीटी स्कैन हम कराएंगे जब हमें बोन के बारे में देखना है या ब्लीडिंग के से रिलेटेड देखना है, वेस्कुलर से रिलेटेड देखना है तो हम कराएंगे। बाकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कितनी हुई है वो सारी चीजें देखते हैं तो हम एमआरआई कराएंगे। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में स्पाइन में हम कैसे कराएंगे, तो डिस्क हरिनिएशन था, वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, मोटा मोटी चीज मैंने बता दिया। स्पाइनल कोड कंप्रेशन है, स्पाइनल ट्यूमर है या मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेग है, वहां पे हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ गया मस्कुलो स्केलेटल में हम कैसे करेंगे, तो मस्कुलो स्केलेटल में हम करते हैं दोस्तों मेनिरिक टीयर्स है, ठीक है, जहां पे हमारे पास जॉइंट में जो हो लिगामेंट खत्म हो जाते हैं। देन रिट्रोटेड कफ इंजरी है, लिगामेंट टीयर है, बोन मेरो एडिमा है, ओस्टियोमेलाइटिस है, इन सब कंडीशन में हम जो है वो एमआरआई करते हैं। देन उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर में किस में करेंगे, कार्डियोवेस्कुलर में करेंगे हमारे पास में एमआरआई एंजियोग्राफी, मायोकार्डियल वायलेबिलिटी, ठीक है, उसमें हम करते हैं। देन उसके बाद कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट पूरी तरीके से जो है हमारे पास में डैमेज हो जाए उसके अंदर हम करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में पेरिकार्डियल डिजीज है, ठीक है, उसके अंदर हम जो है वो करते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एब्डोमिनल या पेल्विस वाले में हम कैसे करते हैं, तो लीवर लीजन है जिसमें हम MRCP करते हैं। MRCP की फुल फॉर्म जरूर लिख लो क्योंकि ये एग्जाम में जो है वो पूछी जाती है। तो ये आ जाता है हमारे पास में मैग्नेटिक रेजोनेंस कोली एनजियो, ठीक है, कोली एनजियो पैनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोली एनजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, MRCP। ये जो है वो हम बाइल डक्ट या उसके लिए जो है हम करते हैं। बाकी पैनक्रेटिक ट्यूमर है उसके लिए हम करते हैं। रीनल लीजन्स है, ठीक है, किडनी के अंदर जो हमारे पास में लीजन्स हो गए उसके लिए हम सारी चीज़ें करते हैं। बाकी हमारे पास में यूट्रस, ओवेरी, फाइब्रोइड्स, एंडोमेट्रियोसिस है उसके लिए हम करते हैं। प्रोस्टेट के लिए हम MRI करते हैं क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू है। बाकी एड्रिनल मासेज है, भाई एड्रिनल ग्लैंड है, वहाँ पे भी हम जो है वो करते हैं। प्रिंसिपल आपको एक ही चीज़ का याद रखना, इसलिए ध्यान रखना। ब्रेस्ट के लिए बिल्कुल हाई रिस्क स्क्रीनिंग जो है उसमें करते हैं। इम्प्लांट रप्चर हो चुका है तो उसमें हम जो करते हैं। अदर्स में हमारे पास में FMRI क्या होता है, फंक्शनल MRI जो है हम करते हैं, ब्रेन मैपिंग में करते हैं। किसी को जो है वो हमारे पास में फंक्शनल ब्रेन मैपिंग जैसे फंक्शनल चीज़ें आती है, ठीक है, वो बीमार होता नहीं है लेकिन वो फंक्शनली जो है वो शो करता है। होल बॉडी MRI जो है वो हम करते हैं मेटास्टेसिस के लिए। कोई भी ट्यूमर है, मेटास्टेसिस आपको पता है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मेटास्टेसिस शो करते हैं। कोई भी ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मेटास्टेसिस को चेक करने के लिए भी हम जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, MRI करते हैं। बाकी मेटास्टेसिस आपको बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ MRI जो है वो हम कब नहीं करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है वो कौन सा होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब हो गया कि इस कंडीशन में तो हम MRI करते ही नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई भी मेटेलिक इंप्लांट है, ठीक है, कोई भी मेटेलिक इंप्लांट है तो हम नहीं करते हैं। तो अब चाहे कोई सा भी हो, देखो पेस मेकर हो, नॉन MRI कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कोक्लियर इंप्लांट है, हालांकि आजकल जो है वो ऐसे ऐसे जो है पेसमेकर आ गए जिसमें MRI मैग्नेटिक वाली चीज़ों का इफेक्ट नहीं आता, लेकिन 90% जो है वो पेसमेकर पुराने वाले ही चल रहे हैं। तो ये कोक्लियर इंप्लांट है, किसी को कोक्लियर लगा हुआ तो उसमें हम नहीं करते हैं। देन उसके बाद न्यूरो स्टिमुलेटर है उसमें हम नहीं करते हैं। इम्प्लांट डिफिब्रिलेटर है उसमें भी हम नहीं करते हैं। देन 4 मैग्नेटिक मेटल फ्रेगमेंट इन आइज के अंदर कोई भी मैग्नेटिक वाली या जो चीज़ें हैं वो लगी हुई उसमें नहीं करते हैं। एंड ओल्ड एनोरिज्म क्लिप्स, ठीक है, एनोरिज्म मैंने आपको बताया था एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द आर्टरी, जिसमें हमारे पास में उसको ठीक करने के लिए जो है वो क्लिप लगाई जाती है। जैसे ये हमारे पास में एनोरिज्म हो चुका है तो यहाँ पे क्लिप लगाई जाती है। अगर किसी को एनोरिज्म क्लिप भी लगाई है तो भी हम नहीं करते हैं, ठीक है। रीजन मैग्नेटिक फील्ड कैन मूव और हीट मेटल एंड फीटल इंजरी, मतलब ये हमारे पास में रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही वो बंदा जाएगा या जो कैंडिडेट या जो पर्सन अंदर जाएगा देन वो मूव करेगा और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है जिससे फीटल इंजरी होती है। मैं कहूँ इतना डेंजरस होता है कि अगर जैसे मान के चलिए कोई पर्सन खड़ा हुआ है, जैसे मैं पर्सन खड़ा हूँ, पीछे MRI मशीन है और सामने अगर कोई लोहे की कोई भी चीज़ है तो वो मेरे से आर पार करते हुए जो हो बाहर निकल सकती है, इतना लीथल होता है। इसलिए ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की, मतलब किस चीज़ों में हम जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें करके कर सकते हैं। तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारे पास में आता है फर्स्ट ट्राइमर प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम जो है वो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि अब हमें जो है वो जरूरी है तो हम कर सकते हैं। बाकी क्लस्ट्रोफोबिया यानी कि किसी को अंधेरे से डर लगता है। अब अंधेरे से डर लगता है तो हम उसको समझाएंगे कि देखो कुछ नहीं होगा, मैं तेरे पास में ही खड़ा हूँ, या ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया में जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सीवियर किडनी फेलियर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है वो हमारे पास में है सीवियर किडनी फेलियर, जैसे EGFR एस्टिमेटेड GFR अगर लेस देन कम है तो उसमें हम कॉन्ट्रास्ट वाली जो है चीज़ें नहीं करते। क्यों? क्योंकि रिस्क फॉर NFG नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस जो है वो हो सकता है किससे, गेडोलिनियम से। और गेडोलिनियम जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट आता है जो कि CT स्कैन और MRI में जो है वो यूज लेते हैं। देन उसके बाद मेटेलिक इम्प्लांट है, जैसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट है, ठीक है, ओके नॉन फॉर्मेलिटी है तो उसमें हम मे भी, ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से पूछ के। देन ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा जो हो मोटा बंदा है
वेट जो है वो लगभग 150 से 200 केजी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कोशिश करके उसकी जो है वो एमआरआई कर सकते हैं। टैटू इंक विथ मेटल कंटेंट, टैटू बनवाया हुआ जिसमें मेटल कंटेंट अगर डला हुआ है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में भी हम जो है बेसिकली बड़ी सावधानी के साथ जो है वो करनी पड़ती है। और लास्ट वन आ जाता है डेंटल ब्रासेज, मतलब कोजेज एयर इफेक्ट बट नॉट डेंजरस, ठीक है। हमारे पास में अगर डेंटल ब्रश जो लगे हुए हैं मेटलिक के, वो हमारे पास में रिजल्ट को अफेक्ट करता है, बाकी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। अब सीटी स्कैन और एमआरआई में कंपैरिजन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास में टेबल है, इसलिए अच्छे तरीके से रखे, फिर ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हमारे पास में रिलेटिव आएगा और चीज़ें को जो है वो हम फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीचर्स की, फिर सीटी स्कैन में क्या होता है, एमआरआई में क्या होता है, इनको ले लेते हैं। तो सबसे पहले मॉडलिटी की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बेसिकली यूज होती है। तो सीटी स्कैन में हमारे पास में एक्सरे यूज होता है, जबकि एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। रेडिएशन की बात करें तो सीटी स्कैन में अगर एक्सरे हो रहा है तो रेडिएशन होगी ही होगी, एमआरआई में किसी भी प्रकार की कोई रेडिएशन नहीं होती है। बेस्ट फोर की करें तो बोन एंड ब्लीडिंग के लिए, जो मैंने आपको बताया था। बाकी सॉफ्ट टिश्यू और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉफ्ट टिश्यू और नर्व के लिए हम एमआरआई करते हैं। अब आप सोच लीजिए कि किस में हमें एमआरआई करवानी है और किस में जो है वो हमें जो है वो सीटी स्कैन करवाना है। स्पीड की बात करें तो ये बहुत फास्ट हो जाता है, 2 से 3 मिनट में हो जाता है। इसमें हमारे पास में 15 से जो है वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो इसमें हम आयोडीन कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, ठीक है। एमआरआई में हम जो है वो गैडोलिनियम यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछते हैं। कॉस्ट की बात करें तो ये चीपर होता है, जबकि एमआरआई जो हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो हर एक लाइन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडिएशन किस में यूज होते हैं, कौन जो है बेस्ट है, कौन सी चीज़ों के लिए कौन सा जो है वो बेस्ट होता है, इन सब चीज़ों के लिए। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में एडवांटेज ऑफ एमआरआई। एमआरआई के क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज तो यही है, कोई रेडिएशन नहीं है, नो रेडिएशन, एंड बेस्ट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, या सॉफ्ट टिश्यू के लिए जो हो बेस्ट है। एक्सीलेंट ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरिंग, वेरी गुड, जहां नर्व की बात आती है तो वहां पे बहुत अच्छी बात है। एंड मल्टी सिक्वेजिंग कैपेबिलिटी, बिल्कुल सही है। एंड अर्ली डिटेक्ट इस्चीमिया, जो भी इस्चीमिया होता है वो हमारे पास में जल्दी से डिटेक्ट हो जाता है। DWI, DWI होता है डिफ्यूजन वेज्ड इमेजिंग, डिफ्यूजन, DIFFUSI, डिफ्यूजन वेज्ड इमेजिंग, ठीक है, डिफ्यूजन बेड इमेजिंग, ठीक है। तो इस चीमिया को हम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड डिटेक्ट माइक्रो ब्लीड्स, छोटी छोटी जो ब्लीड्स है उसको हम कर सकते हैं, वो हमारे पास में आता है, दैट इज का ससेप्टेबिलिटी, विज्ड इमेजिंग, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी विज्ड इमेजिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हम कर सकते हैं, ये हमारे पास में एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास में, एक तो लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है, उस टाइम तक पेशेंट कोऑपरेट करे तो करे और नहीं करे तो नहीं करे, ठीक है, 15 से 20 मिनट करे तो करे। जो पेशेंट बच्चे हैं डर जाए क्या पता, वो सारी चीजें। एक्सपेंसिव है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, सीटी स्कैन के कंपेरिजन में एमआरआई एक्सपेंसिव है। मोशन एयर इफेक्ट, अगर थोड़ा सा मूवमेंट करेगा तो सीटी स्कैन में इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, जबकि हमारे पास में, ठीक है, सीटी स्कैन में इतना इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एमआरआई में इफेक्ट आएगा, ठीक है। कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेशेंट विथ फ्रेगमेंटिक इम्प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पेशेंट जो हो, जो पेशेंट फ्रेगमेंटिंग इम्प्लांट लगे हैं उनमें यूज नहीं ले सकते, ये आपको पता ही है। क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट में रिक्वायर्ड सेडेशन, अगर पेशेंट को किसी गुफा से या अंधेरे से डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया की कंडीशन है, तो उसमें हमें सेडेशन देना पड़ सकता है, उसको थोड़ी देर के लिए बेहोश हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाउड नॉइस होती है, तो या तो हमें उसको जो एयर प्लग, या उसको समझाना पड़ेगा कि देखो इसमें, इस मशीन में जो है वो इतनी आवाज़ आती है, ठीक है। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट की बात हम करते हैं, तो इसमें हम गैडोलिनियम जो है वो यूज होते हैं, सीटी में हम आयोडीन यूज करते हैं। यूजेज क्या है, ट्यूमर एनहेंसमेंट, उसमें हम यूज कर सकते हैं। वेस्कुलर इमेजिंग देखते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन है, उसमें हम यूज कर सकते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, अगर कोई भी चीज ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस कर चुकी है या उसको ब्रेक डाउन कर चुकी है,
तो उस कंडीशन में हम जो है वो ये देते हैं। ठीक है, तो एमआरआई, कॉन्ट्रास्ट, गैडोलियम ये हमारे पास में, तो इन कंडीशन में हम जो है वो यूज में लेते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? साइड इफेक्ट आपको पता है, नोजिया, वोमिटिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एंड नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस। अगर सीवियर रीनल फेलियर है तो गैडोनियम वहां जाके जो है वो फाइब्रोसिस कोज कर सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी एमआरआई के अंदर? बहुत ईजी है, डोंट वरी, सारी चीज पढ़ चुके हो तो आप फटाफट देख लेते हैं। पहले बिफोर प्रोसीजर हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग फॉर मेटल इम्प्लांट, किसी भी प्रकार का कोई मेटल इम्प्लांट तो नहीं है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। रिमूव फॉर रिमूवेबल मेटल ऑब्जेक्टिव, कोई भी मेटल ऑब्जेक्टिव है उसको हम रिमूव कराएंगे। चेक रीनल फंक्शन हम करेंगे, अगर हम कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं तो क्लाइंट को जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे कि इतनी नॉइस होती है, इतना अंधेरा होता है, वो सारी चीज़ें करेंगे। मैनेज क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया को कैसे मैनेज करोगे वो आप देखना है। एंड एंश्योर पेशेंट गाउन इज मेटल फ्री। ठीक है, और एंश्योर करना है कि पेशेंट का गाउन जो है वो मेटल फ्री हो। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है वो हम क्या कर सकते हैं? ड्यूरिंग में हमारे पास में वाइटल साइन को हम मॉनिटर करते हैं। देन प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ऑक्सीजन देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एंश्योर नो मेटल एंटर्स एमआरआई शूट। ठीक है, कोई भी मेटल जो है वो हम उस एमआरआई शूट के अंदर या एमआरआई मशीन के अंदर जो है वो हम परमिट नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के दौरान भी हम जो है वो एमआरआई कर सकते हैं, डोंट वरी, ऑक्सीजन को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट, एंश्योर पेशेंट इज स्टिल, एंश्योर करते हैं कि पेशेंट जो हो बिल्कुल ठीक है। आफ्टर हम क्या करेंगे? वॉच फॉर कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन, कॉन्ट्रास्ट रिएक्शन को हम चेक करते हैं। एंड रिज्यूम नॉर्मल डाइट एंड एक्टिविटी जो है वो हम चेक करते हैं। फटाफट लास्ट स्लाइड जो है वो हम आ जाती है, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। हाई पॉइंट की बात करेंगे तो DWI, जिसको हमने कहा था डिफ्यूजन विज्ड इमेजिंग, मोस्ट सेंसिटिव है फॉर एक्यूट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये याद रखना हमारे पास में DWI, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन विज्ड इमेजिंग। डिफ्यूजन विज्ड इमेजिंग जो हो मोस्ट सेंसिटिव है किसके लिए? एक्यूट स्ट्रोक के लिए। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा। फ्लेयर इज बेस्ट फॉर डीमाइलेशन, ठीक है, इसके लिए बेस्ट। SWI बेस्ट फॉर माइक्रो ब्लीड, माइक्रो ब्लीड छोटी छोटी जहां पे ब्लीडिंग होती है उसके लिए हमारे पास में ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये लो, ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी विज्ड, ससेप्टिबिलिटी विज्ड इमेजिंग, ठीक है, ये हमारे पास में माइक्रो ब्लीड के लिए जो है वो सबसे अच्छी होती है। MRCP इमेजिंग फॉर बाइलरी ट्रिक, ठीक है, बाइलरी ट्रिक के लिए जो है वो MRCP, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोली एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। एंड उसके बाद आता हमारे पास में MRI इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेसमेकर। MRI जो है वो पेसमेकर में इंडिकेटेड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कोक्लियर इंप्लांट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एंड गैडोलियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर में जो है हमारे पास में गैडोलियम जो कि हमारे पास में कॉन्ट्रास्ट आता है एमआरआई का। सीटी में हमारे पास में जो है वो क्या आता है दोस्तों? आयोडीन आता है। तो ये जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं रीनल में, क्योंकि ये फाइब्रोसिस कोज करवा देते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में सीटी और एमआरआई जो है वो कंप्लीट होता है। क्लास थोड़ी सी जो है हमारे पास में बड़ी जरूर हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये हमारे पास में क्लास यहीं पे जो है वो फिनिश होती है। ठीक है, कल सुबह 7 बजे हम जो है वो 365 इस साल की सबसे लास्ट क्लास जो है वो लेके आएंगे सुबह 7 बजे। कोशिश यही करेंगे कि हम लाइव क्लास जो है वो आपके सामने मिलेंगे। तो इस क्लास में आपकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे पास में हम जो है वो नेक्स्ट बुलेट सीरीज कैसे लेके आएंगे उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। इसलिए वहाँ पे जो है वो हम आगे की चीज़ की जो है वो प्लानिंग करेंगे। इसलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे लाइव में और सारी चर्चा करेंगे। इस साल हमने क्या खाया क्या पाया इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और नए साल के अंदर हम क्या चीज़ कर सकते हैं उन सब चीज़ों के भी जो है वो डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे लाइव 7 बजे यूट्यूब पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।